26 के लिए हम सुन रहे हैं कि सूर्य का साल है। 2026 के अंदर जैसे आपने बोला कि सूर्य का वर्ष है, तो 31 दिसंबर होता है और 1 जनवरी आती है। वो क्या तब्दीली हो जाती है बस एक रात के बाद सवेरा होने पे? अपने कुंडली के अंदर बुध को किसी प्रकार से जागृत कर पाए उस दिन में, तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए अपने प्रोफेशंस को चेंज करना बड़ा बड़ा काम हो जाएगा। मोदी जी अपना 3rd टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो योगी आदित्यनाथ की कुंडली क्या कह रही है 27 के लिहाज से भी और 26 के लिए? तो फिर आप बता ही दीजिए। आप क्या सुनना चाहती हैं मुझसे? मैं एक चीज अब 2027 के अंदर यूपी के अंदर जो सरकार बनेगी वो बीजेपी की बनेगी। कह रहे हैं कि 27 में भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर अखिलेश यादव का भविष्य क्या है? जो संभावना है वो बहुत कम है। 75,000 का भाव था सोने का, पर अब देख लीजिए 1.25 लाख पार कर चुका है। मुझे नंबर चाहिए कि कहाँ तक जाएगा, तब फिर मैं मानूं। 165 हो जाएगा। आपने कुछ अलग ढंग से राशिफल तैयार किया, ये अलग ढंग क्या होता है? देखिए, राशिफल तो हम तैयार करते ही आए हैं कि तुम्हारे लिए ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। और यदि उस राशि वाले को अपना वर्ड पता लग जाए, हाँ। तो वो उसी प्रकार से अपने पूरे के पूरे साल को नियोजित कर सकता है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। 2025 मंगल का साल है, ये शुरू से आपको बताया गया था, और मंगल दंगल कराता है, ये भी ज्योतिषियों ने कहा था। और वही तस्वीर 2025 में हमने देखी भी। तो जब 25 की तस्वीर जो बताई गई थी ठीक वैसे ही निकली, तो 26 की तस्वीर भी जैसी बताई जाएगी वो निकलेगी। और इसीलिए खास आज के पॉडकास्ट में हमने जिन्हें आमंत्रित किया है, उनकी पुरानी तमाम भविष्यवाणियां सही साबित होती आई हैं। अगर मैं कहूं कि गूगल पर इस वक्त सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले एस्ट्रोलॉजर में वो शामिल हैं, तो भी गलत नहीं होगा। जब साल की शुरुआत होती है, वो कोई सा भी हो, 26 ही नहीं, इसके पहले जितने नए साल आपने देखे थे, उन सभी में हम कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं कि जी इस साल तो ये करके हम दिखाएंगे। कभी ऐसा भी होता है कि फरवरी मार्च आते आते वो टूट भी जाता है, पूरा हो भी नहीं पाता है। तो जो वचन आप खुद को देने वाले हैं, परिवार को देने वाले हैं, जो ठानने वाले हैं, वो आपके लिए बना है भी या नहीं, आज के इस पॉडकास्ट में आपको वो भी पता चल जाएगा। फिर देश दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है वो भी पता चलेगा, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि देश जिधर को जाएगा हम उधर को जाएंगे। कई बार अपने पॉडकास्ट में ये बात मैं कह भी चुकी हूं। तो देश किधर जाएगा, दुनिया किधर जाएगी, आप किधर जाएंगे, ये सब अगले 1 घंटे में आपको पता चलने वाला है। जो मेहमान मेरे साथ हैं, अब उनका फटाफट से हम स्वागत भी कर लेते हैं। मेरे साथ हैं मशहूर ज्योतिषाचार्य और वैदिक ज्योतिष के जानकार डॉक्टर विनय बजरंगी जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। 2025 जैसे मैंने कहा कि बहुत डरावना भी रहा, बहुत सी दुखद बातें भी हमें उसमें देखने को मिली, और मंगल दंगल कराता है वो तस्वीर भी हमने देखी। अब 26 के लिए हम सुन रहे हैं कि सूर्य का साल है, बातें और चर्चा शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ये 26 की तस्वीर आप ज्योतिष के हिसाब से कैसी देख रहे हैं, वो तो फिर सर आप ही बता पाएंगे। देखिए, निसंदेह 2025 थोड़ा सा कठिन वर्ष था, लेकिन उसने जो है वो बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें दी भी हैं। और मैंने हर एक राशिवार बताया था कि कौन कौन सी राशियां जो हैं वो बहुत अच्छी जाएंगी, कौन सी मध्यम जाएंगी। तो राशियां तो एक जेनरिक पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन फिर भी जो है उसके आसपास वो सब की सब रही हैं। तो 2026 के अंदर जैसे आपने बोला कि सूर्य का वर्ष है, तो सूर्य का वर्ष हो सकता है, लेकिन जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि गुरु और शनि, इनकी पोजीशनिंग कैसे कैसे रहने वाली है। आपको तो पता ही है कि शनि जो है वो मीन राशि के अंदर रहेंगे पूरे साल, यानी कि उनके ऊपर गुरु का प्रभाव रहेगा। और गुरु जो है वो एग्जॉल्टेड भी हो जाएंगे इसी साल के बीच में, यानी कि जो फल होंगे वो बहुत सोच समझ के और अच्छे, यानी कि बहुत मेथोडिकल जो काम करने वाले होंगे उनके पक्ष में होने वाले हैं। तो
जितनी भी चीज़ें इराटिक हुई हैं 2025 के अंदर, वो सारी की सारी स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएंगी, उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। और जो काम गुरु प्रधान करते हैं या फिर जो शनि प्रधान काम भी करते हैं लेकिन उसके अंदर गुरु का एलिमेंट होता है, वो निसंदेह बहुत अच्छी तरीके से लाभ लेने वाले हैं। तो मैं कहूँगा कि हाँ, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंसेस हैं, लेकिन वो 2025 के मुकाबले में काफ़ी कम है और 2026 के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट हर एक व्यक्ति को मिल सकता है यदि वो इन प्लैनेट्स की एनर्जी को सही प्रकार से उपयोग में लेकर आ पाए। आगे हम 26 पर चर्चा करें, मैं आपसे अलग अलग लोगों का नाम लेके पूछूं कि जी मोदी जी के साथ क्या होगा, योगी जी के साथ क्या होगा, उसके पहले मेरे व्यूवर्स की क्लैरिटी के लिए मैं चाहती हूँ कि ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि जब 31 दिसंबर होता है और 1 जनवरी आती है तो दिन तो वैसे ही रहता है ना, सूर्य अपने समय पे ही आएंगे, मेरा सवेरा वैसे ही होगा, दिन वैसे ही चल रहा होगा। फिर ये क्या वजह है कि जब साल बदलता है या जब संवत बदलता है तो हम ये चर्चा शुरू कर देते हैं कि जी अब कल से क्या होगा, वो क्या तब्दीली हो जाती है बस एक रात के बाद सवेरा होने पे कि ये चर्चा करने पर हम विवश हो जाते हैं, लोग सुनते भी हैं, मानते भी हैं। कारण देखिए, कारण इसका बहुत सिंपल है कि आपकी बर्थडे आती है, आपको लगता है क्या दिन है, जबकि दिन अगर आपको ये याद ना रहे कि आपकी बर्थडे है तो नॉर्मल जाएगा। आपके लिए एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय होता है, जैसे किसी भी किताब के अंदर होता है कि एक चीज़ गई और दूसरी चीज़ आ गई। हो सकता है कि वो उससे कॉन्टिन्यूएशन के अंदर आ रही हो, लेकिन फिर भी मन के अंदर ये बात होती है, यही तो ब्लॉक है लोगों के मन में। और जो लोग संवत मानते हैं वो जो अप्रैल के अंदर इसको नया साल मान लेते हैं, या फिर जो ये सब क्रिश्चियन कैलेंडर मानते हैं वो 31 को मानते हैं। हम सब के सब फॉलो करते हैं कि आज का डेट ये है, तो हम सब इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो 1 तारीख को एक नई चीज़ होने वाली है। अब तक हम 2025 लिखते आए हैं, अब 2026 लिखेंगे, चेक बुक के ऊपर ये लिखेंगे, हमारे नए अकाउंट्स बन जाएंगे, हमारी नई किताबें आ जाएंगी, हम उसके ऊपर 2026 लिखना शुरू करेंगे। तो एक मन के अंदर एक नई तरीके की उमंग देता है, और वो उमंग देता है उसको भुनाना, यानी कि मेंटली भुनाना, क्योंकि हमारी कुंडली के अंदर जो बुध की पोजीशन होती है, जिसको हम मरकरी की पोजीशन बोलते हैं, उसके अंदर एक एक्साइटमेंट आ सकती है जिसको एनकैश किया जा सकता है। तो नए साल वास्तव में वैसे कोई फर्क नहीं है, लेकिन यदि हम अपने कुंडली के अंदर बुध को किसी प्रकार से जागृत कर पाए उस दिन में, तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर मैं प्लेनेटरी पोजीशन की बात करूं, 25 में मैंने सबसे ज़्यादा चर्चा की शनि के बारे में, शनि के वक्री होने, शनि के मार्गी होने के बारे में, बृहस्पति के अतिचारी होने के बारे में, कि जी 2032 तक अब तो कह रहे हैं कि गुरु अतिचारी रहेंगे। तो मुझे आप ये बताएं कि 26 में खगोलीय घटना की अगर हम बात करें और उसे ज्योतिष के हिसाब से हम समझें, तो वो कौन कौन से बड़े टॉपिक रहने वाले हैं जिन पे चर्चा भी करनी होगी और जिन ग्रहों को देखना भी होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम उसको ऐसे समझना शुरू करें कि जिस चीज़ के अंदर भारत पिछड़ा है या उसको परेशानी उत्पन्न हुई थी इस साल, चाहे वो उसके रिलेशनशिप हो अमेरिका के साथ, चाहे उसके रिलेशनशिप हो या फिर पाकिस्तान के साथ कुछ फिलॉसफी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई हो, ये सब के सब अब न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो जाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो दबदबा है वो और अच्छी तरीके से कायम हो जाएगा, क्योंकि अब यूएस हमारी बातों को मानना और अधिक रूप से शुरू कर देगा। जो सैंक्शंस लगी थी उसके अंदर भी ढील होने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, और आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल आते आते वो चीज़ें सिद्ध होनी आरंभ हो जाएंगी। तो अगर हम इंडियन परिप्रेक्ष्य में देखें और हम देखें कि किस किस तरीके से पॉजिटिविटी आने वाली है, तो जिन जिन तरीकों को हमको लोगों ने परेशान करने की कोशिश की, राष्ट्रों ने हमको परेशान करने की कोशिश की, उससे हमको काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी मिलेगी। ये तो अच्छी अच्छी बातें आपने बता दी। कुछ चैलेंज भी तो आने वाला होगा भारत के सामने 26 में, वो देखिए, चैलेंज जो है वो अगर मैंने बताया आपको,
तो फिर मेरा फ़ायदा क्या है, क्योंकि मैं तो चैलेंज को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। अगर सपोज़ कोई परेशानी है तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसको कैसे फिनिश किया जाए, ये मेरा काम है और ये मेरा बताना काम है। बहुत सारे लोगों के लिए अपने प्रोफेशंस को चेंज करना बड़ा बड़ा काम हो जाएगा। बहुत सारे राष्ट्र को, अब मैं जैसे भारत की बात करता हूँ, ऐसा पॉसिबल है कि जिस चीज़ों की हम एक्सपोर्ट्स करते थे 2025 या उससे पहले, उसके अंदर बहुत बड़ी चीज़ों के अंदर बदलाव आ जाए। यानी कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स अपने प्रोफेशन को या तो उनको चेंज करना पड़े या फिर आंशिक रूप से बंद करना पड़े, क्योंकि मार्केट में उस प्रकार की डिमांड नहीं रहेगी। तो यदि वो सचेत हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस महीनों में सचेत हो गए, तो निश्चित तौर से उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। तो चैलेंजेस हैं, एक्सपोर्ट्स में चैलेंजेस हैं, और जो लोग एक्सपोर्ट में खास तौर से जुड़े हुए हैं उनके लिए परेशानी का विषय हो सकता है, लेकिन वो भी कंट्रोल किया जा सकता है। और देश के लिहाज से क्या चैलेंज रहेगा? देश नेताओं के लिए झगड़े, झंझट, फसाद, सांप्रदायिक तनाव, देश के लिए भी कुछ रहेगा चैलेंज? बिल्कुल रहेगा, और लेकिन जितना भी रहेगा वो सब अंडर कंट्रोल रहेगा। हो सकता है कि अभी कुछ परेशानियां जो हाल फिलहाल में आई हैं, वो जो हमको देखने को मिली हैं, वो आगे 2026 में नहीं होंगी। यानी कि जो परेशानियां हमने देखी, चाहे वो कश्मीर में हुआ हो, चाहे वो अभी दिल्ली में हुआ हो, उस प्रकार की परेशानियां 2026 के अंदर होंगी नहीं। ये सारी की सारी अंडर कंट्रोल हैं। 2026 इस मामले में बिल्कुल क्लीन ईयर है। चैलेंजेस ऐसे आएंगे कि पार्टीज़ जो हैं वो हो सकता है कि गवर्नमेंट को, जो उसकी स्टेबिलिटी है, उसको भंग करने की कोशिश करें। गवर्नमेंट को ये लगे कि अब हम कैसे अपने को आगे तक बढ़ाएं। मैंने इसमें एक और मेरी भविष्यवाणी थी कि बहुत लोग पूछते थे कि मोदी जी का आखिर होगा क्या। तो मैंने जो इवैल्यूएशन की है उनके हॉरोस्कोप की, और हाँ, भारत के हॉरोस्कोप की, तो ये मैंने बहुत पहले से बता रखा है कि चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो पूरा अपना कार्यकाल पूरा करके जाएंगे, तो निश्चिंत रहिए, वो पूरा कार्यकाल करके जाएंगे, और जो भी डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स होंगे उनको वो किसी न किसी तरीके से कायम कर लेंगे। लेकिन हाँ, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां उनको परेशान करने की चेष्टा कर सकती हैं, जिसके अंदर कुछ न कुछ जो परेशानी है, थोड़ा सा एक जो आपस में एक रिलेशनशिप की बात होती है, उसके अंदर दिक्कत आ सकती है। बहुत से व्यूअर जो मोदी जी के प्रशंसक हैं वो खुश हो गए होंगे। कमेंट्स करके मुझे आप ज़रूर बताइए। और थोड़ी क्षेत्रीय पार्टियां परेशान करेंगी, पर ओवरऑल कोई चिंता का विषय नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं? भारत के लिए किसी प्रकार से चिंता का विषय नहीं है। तो हर भारतवासी इससे प्रसन्न होगा। और क्योंकि मेरे ही पॉडकास्ट में बहुत से ज्योतिषियों ने ये कहा है कि मोदी जी अपना थर्ड टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो मुझे लगता है, क्योंकि लोग गुस्सा हो जाते हैं, मैं ऑनेस्टली सर बताऊं तो, जो मोदी प्रशंसक है वो प्लीज़ अपनी हाजिरी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लगाइए और हमें बताइए कि जी हम जो चाहते थे वो हो गया यहाँ पर। अब ये भी क्लियर है कि अगर मोदी जी थर्ड टर्म कंप्लीट कर रहे हैं तो योगी जी तो फिर नहीं आ रहे हैं केंद्र में, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि अच्छा मोदी जी नहीं, तब तो हमें योगी जी चाहिए। तो अब फिर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपसे समझना चाहेंगे सर कि 27 में चुनाव है, 26 बहुत महत्वपूर्ण रहेगा उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि हर पार्टी अभी से ही तैयारी में जुट गई है। तो योगी आदित्यनाथ की कुंडली क्या कह रही है 27 के लिहाज से भी, और 26 के लिए तो फिर आप बता ही दीजिए। आप क्या सुनना चाहती हैं मुझसे? जो ज्योतिष कहेगा सर आप बताएंगे तो वही। मैं उन्हें रखना चाहूँ, मैं उन्हें हटाना चाहूँ, पर मैं ये जानती हूँ कि आप लोगों के लिए तराजू के दोनों पलड़े बराबर रहते हैं। तो ज्योतिष क्या कह रहा है? देखिए, फिर भी क्या होता है कि बहुत बार जो हमारा हाथ होता है ना, वो उन कुंडलियों के ऊपर नहीं पड़ पाता जो कि वास्तविक होती हैं। बहुत बार जो हमारे पास टाइमिंग होते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते हैं, तो हमको जो है प्रश्न कुंडली के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। बहुत बार हम प्रश्न कुंडली ड्रॉ करते हैं, कार्ड्स ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए बहुत बार ऐसे जो पेचीदे क्वेश्चन होते हैं या क्लिष्ट क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर हम जानते हैं कि आप बताइए क्या जानना चाहते हैं या आपका पक्ष किस तरफ है, ताकि मैं अपना समझ पाऊँ कि जो मेरा लग्न है वो मैं किसको बनाऊँ, किसको ना बनाऊँ। खैर, एनीवेज, ये क्वेश्चन मैंने अच्छी तरीके से इसका इवैल्यूएशन किया हुआ है। मोदी जी को थोड़ी बहुत परेशानी 2026 के अंदर आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो पूरा कार्यकाल कर रहे हैं। वो केंद्र के अंदर नहीं आ रहे हैं, केंद्र के अंदर अभी नहीं आ रहे हैं वो। ये मैंने पहले भी बताया था कि वो केंद्र में नहीं आ। हाँ, योगी जी, यस, योगी जी, वो अपना पूरा कार्यकाल कर रहे हैं और केंद्र में नहीं आ रहे हैं वो।
और 2027 के अंदर यूपी के अंदर जो सरकार बनेगी वो बीजेपी की बनेगी और वो योगी जी के नेतृत्व में ही बनेगी। ये इतिहास हो जाएगा सर, ऐसा हुआ नहीं है इसके पहले कभी। हर बार तो इतिहास पार्टियां बदलने का वैसे ही चलन था, अब दोबारा तो आ ही गए। तो वो चलन था, ये कुंडली है। ठीक बात। तो अब जब योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा हो गई है तो फिर मैं चाहती हूँ कि अखिलेश यादव जी के भविष्य के बारे में आप ज़रूर यहाँ पर बताएं, क्योंकि उनके नेतृत्व को बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, खासकर मुझे लगता है युवा, जितना मैं पत्रकार के तौर पर भाप पाई हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर योगी आदित्यनाथ ही आप कह रहे हैं कि 27 में भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर अखिलेश यादव का भविष्य क्या है? क्योंकि 5 साल का तो फिर ये लंबा वनवास एक और बार हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा और उनको बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए। उनकी पॉलिटिक्स जो है उनको थोड़ी सी रिफाइन करनी है और यदि वो ये प्रोग्राम देखेंगे आपका तो उनको ये पता होना चाहिए कि चलिए कोशिश तो उनको करनी ही होगी अगले वर्ष आने के लिए, 2027 में आने के लिए, लेकिन फिर भी उनके आने की जो संभावना है वो बहुत कम है। कोई भी संभावना ज़ीरो नहीं होती एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कभी भी कोई चीज़ 100 नहीं होती, कभी ज़ीरो नहीं होती, लेकिन जब 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 पॉसिबिलिटी 20% से कम हो जाए तो हम उसको ऑलमोस्ट ज़ीरो ही मानते हैं। तो वो तो किसी भी तरीके से आ नहीं रहे हैं, लेकिन अपनी रणनीति, अपनी सोच को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा उनको, और उसके बाद क्या पता अगले बार सन 32 के अंदर उनका कुछ दांव लग जाए और वो किसी प्रकार से आ पाए। लेकिन 2027 से लेकर 2032 तक अपने आप को ज़्यादा परिपक्व करने का उनका समय होगा। वो अपने आप को थोड़ा सा स्टेबलाइज ज़्यादा करें, समझें कि कहाँ कहाँ चूक हो रही है और किन किन लोगों को साथ लेके उनको चलना पड़ेगा। कभी होता यह है कि आप किसी एक पर्टिकुलर भाव को ज़्यादा महत्व दे देते हैं, और जब आप किसी एक पर्टिकुलर भाव को ज़्यादा महत्व देते हैं तो दूसरा भाव जो है हो सकता है कि खिन्न हो जाए। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपने 11वें भाव को ज़्यादा महत्व दे दिया, 11वां भाव जो होता है वो मित्रों का होता है, उसको ज़्यादा महत्व देंगे तो जो 11वें भाव से षडाष्टक होता है वो परेशान हो जाएगा, वो दिक्कत खोज में आ जाएगा। 11वें भाव से जो छठा भाव होगा वो दिक्कत के अंदर आ जाएगा। तो परिवार हाथ से छूट जाता है, वो लोग जो कि आ सकते थे पास वो छूट जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यस, हर एक को ये धर्म बनता है कि अपने इष्ट मित्रों को साथ लेकर चलें, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इतने ज़्यादा पोलराइज हो जाएं कि आपके जो अथक सपोर्टर्स हैं, जो समर्थक हैं, वो भी आपके हाथ से जाते रहें। ये बात हो सकता है कि उनकी, मेरे को ये जो मैं कह रहा हूँ उनको समझ में ना आए, लेकिन 2027 के पश्चात उनकी ये बात समझ में आएगी। उसके बाद वो अपने 11वें भाव से जो भाव षडाष्टक हो रहे हैं उनको मसाज करना शुरू करेंगे, उनको ठीक करने की चेष्टा करेंगे, और उसके बाद क्या पता सन 2032 में, क्योंकि मैंने वहाँ तक की उनकी कुंडली नहीं पढ़ी है, लेकिन हो सकता है कि तब कुछ पॉजिटिविटी हो जाए। ये क्यों वो 27 के बाद ही शुरू करेंगे? आपको सुन के ये संभव नहीं है कि वो अभी से ही 26 में ही शुरू कर दें और कुछ बदल जाए? देखिए क्या होता है कि वो कर सकते हैं, लेकिन इस समय उनके ऊपर क्या चीज़ ज़्यादा बलिष्ठ है। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि वो आपका पॉडकास्ट देखें और वो मेरी बात सुने और वो कहेंगे यार वैसे कहते रहते हैं, कुछ नहीं है, मेरे पास तो बहुत अच्छा जनादेश है, ये है वो है, या फिर मेरे पास जो भी आसपास मेरे पास जो मुखबिर होते हैं वो जो सही खबर दे रहे हैं वो सब कुछ सही बता रहे हैं, मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भ्रम होता है राहु का। जब गुरु के ऊपर राहु जो है वो चढ़ जाता है और गुरु चंडाल योग की संरचना कर देता है और वो किसी प्रकार से एक्टिवेट हो जाता है, तो फिर आपको आसपास जो है वो कोई आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हो तो आप वो नहीं समझते हैं। गुरु चांडाल योग है अखिलेश यादव की कुंडली में? उनकी कुंडली में नहीं है, लेकिन उनकी कुंडली के ऊपर एक्टिवेट हो रहा है। अब समझने की कोशिश कीजिए, जब आपके गुरु के ऊपर से, कुंडली के गुरु के ऊपर से जब राहु निकलना शुरू हो जाए तो गुरु चांडाल योग की एक तरीके से संरचना हो जाती है, और वो यदि एक्टिवेशन में आ जाए, एक्टिवेशन का मतलब ये है कि वो भाव ही एक्टिवेट हो जाए जिसके ऊपर गुरु चांडाल इस समय ट्रांजिट के कारण हो रहा है, तो निश्चित तौर से वो परेशानी जो है वो आ जाती है। ये उनके ऊपर एक बार पहले भी हो चुका है, जब उन्होंने अपने परिवार से बगावत कर दी थी, अपने पिता से बगावत कर दी थी, अपने चाचा से बगावत कर दी थी। ये पहले भी हो चुका है और ये अब हो रहा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब वो इस प्रोग्राम को भी देख लेंगे, अपने चक्षुओं से देख लेंगे,
उसके पश्चात भी वो कहेंगे नहीं नहीं ये सब बेकार की बातें हैं। ये बातें उनको समझ में आएंगी जब ये इलेक्शन हो जाएंगे यूपी के, और उसके बाद वो कहेंगे लोग कि भाई देखो ये वो, तब वो हो सकता है एनालाइज करें, और हो सकता है तब वो मुझे या आपको फ़ोन करें कि भाई मिलते हैं। ठीक है, हम तो वेट ही करेंगे अखिलेश यादव जी के पॉडकास्ट का। लेकिन मैं एक चीज़ आपको पहले ही यहाँ पर सर बता दूं, मेरे पॉडकास्ट में कोई भी ज्योतिषी अगर आते हैं और वो योगी जी की, मोदी जी की बहुत तारीफ करते हैं, एनडीए गवर्नमेंट वापस आएगी या बीजेपी की वापसी हो रही है, जब वो ये कहते हैं तो एक आरोप उनके ऊपर लगता है कि आप बीजेपी के मोह में ये बात कह रहे हैं, ज्योतिष के योग से नहीं कह रहे हैं। इसलिए मैं ये सवाल कमेंट सेक्शन में आए उसके पहले ही आपसे दाग दूं, मुझे लग रहा है कि ये मोदी जी के प्रेम में और योगी जी के मोह में आप कह रहे हैं, या वाकई आपने जो कुंडलियां पढ़ी हैं और उसमें जो योग आपने बनते देखे हैं उसके आधार पर आप कह रहे हैं? देखिए, जब आप हॉरोस्कोप पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि जो एक जूता सिलने वाला होता है वो अपने जूते उसके फटे हुए रहते हैं, वो अपने जूते से न्याय नहीं कर पाता, और डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर पाता। इसी प्रकार से जिनसे आप प्रेम करते हैं उनकी आप कुंडली ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आप उसके अंदर जो वो पूछना चाहते हैं या देखना चाहते हैं ना तो आपको दिखता है ना आप दिखा सकते हैं। तो यदि मैं ये सामर्थ्य जुटा रहा हूँ कि मैं मोदी जी की कुंडली पढ़ूँ, मैं योगी जी की कुंडली पढ़ूँ, तो मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, ना उनकी पार्टी से संबंध है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखें तो जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब भी हम कुछ बोलते थे, तब ये थोड़ा था कि मैं कांग्रेस के जो है गुण गा रहा हूँ, मैं तो जो होने वाला है उसको पढ़ने की चेष्टा कर रहा हूँ। अब मैं सही पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ ये मेरी विद्या के ऊपर निर्भर करता है, वो मेरी समझ के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यदि मैं बायस होकर बात करना शुरू कर दूंगा तो मैं ज्योतिषी नहीं रहूंगा। एक तीर से दो निशाना अब मैं लगाने जा रही हूँ। सवाल एक पूछूंगी पर उसका मुझे लगता है जो आप जवाब देंगे उससे कई चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाएंगी। जब हम अपनी कुंडली लेके किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं ना सर, तो हम कहते हैं कि जी हमारी शादी नहीं हो रही या हमारे जीवन में पैसे रुपए नहीं आ रहे हैं, और फिर हम उसका कुछ उपाय पूछते हैं और ज्योतिषियों द्वारा हमें वो उपाय दिया जाता है, और तन मन धन से हम वो उपाय ये सोच कर करते हैं कि फिर हमें उसमें फल की प्राप्ति होगी। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, योगी आदित्यनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आपसे अगर पूछ के या किसी ज्योतिषी से पूछ के अखिलेश यादव जी अगर कोई उपाय करें फिर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। ये थोड़ा समझाइए। नहीं बनेंगे। देखिए, उपायों से आपका जो भविष्य कथन है वो बदलता नहीं है। आपको समझ में आता है कि अगर कहीं पर एफर्ट्स कम लग रहे हैं तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका विवाह नहीं हो रहा तो विवाह क्यों नहीं हो रहा, मैं देखता हूं कि भाई ये बहुत चूज़ी है, या फिर इसको कुछ ऐसा दूल्हा चाहिए या दुल्हन चाहिए जो कि मिलती नहीं है संसार में, या इसको नहीं मिल सकती है, या फिर ये जो है ऐसा मुंह फट है कि कुछ भी बोल देता है, अगर किसी से बात करता है तो मैं उसको उपायों के माध्यम से उसकी एनर्जी को कम करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उपाय देने से पहले ये सब बातें मैं उसको बताता हूँ कि ये सब बातें तुमको ठीक करनी है। ये ब्लाइंड उपाय नहीं करने हैं कि मम्मी जाकर कहीं पूछाई और जो है उन्होंने उपाय करने शुरू कर दिए और बेटी की शादी हो गई, ऐसा नहीं होता। उपाय तभी होते हैं जब आपको पता हो कि आपका योजन प्रयोजन है क्या। अब मान लीजिए कि जो अखिलेश जी हैं वो मेरे पास आ ही जाएं, कहते भाई तुम मुझे जिता के रखो कि तुमने हरा दिया है तो मेरे को बताओ क्या उपाय करने हैं। उपाय तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि उनको जो है 11वें भाव से जो षडाष्टक चीज़ें हो रही हैं उसको किसी प्रकार से मसाज करना है। वो अभी करेंगे ही नहीं। मैं उनसे बोलूँगा कि इन लोगों से नाता तोड़ दो, उन लोगों से मत बात करो, इन लोगों को जोड़ने की कोशिश करो। वो मेरी बात मानेंगे ही नहीं। वो मेरी बात मानेंगी नहीं तो विवाह होगा कैसे? समझने की कोशिश कीजिए, नहीं होगा। वो समझेंगे इस बात। अच्छा, मेरी बात अगर मान भी ली, 2-4 लोगों से उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा दूर करता हूँ, यानी कि मेरे उपाय कुछ काम कर रहे हैं, 5-10% का फर्क पड़ने लग गया। लेकिन जैसे ही वो ये करेंगे तो
और जगहों से उनको रिपल्शंस आने शुरू हो जाएंगे, नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको ये काम बीच में रोकना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अब तक उस पर काम किया नहीं है, अब तक उसी तरीके से उन्होंने अपना जनमानस जुटाया हुआ है। तो इसीलिए मेरे पास आने के बाद भी 10% का लाभ हो सकता है, यानी कि 20% संभावना से 30% संभावना हो सकती है। संभावना जो है वो 50% से ज़्यादा चाहिए, तभी जो है वो सरकार उनकी बन पाएगी, जो 27 के अंदर नहीं बन रही है। अखिलेश यादव जी आपके पास आए या ना आए उपाय लेने के लिए, लेकिन मेरा कोई व्यूअर अगर आपके पास पहुंचे, वो अपनी कुंडली दिखाए, आपसे कुछ उपाय पूछे, तो क्या जितने स्पष्ट तरीके से आपने अभी बता दिया कि अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के चांस नहीं है, अगर उसके सवाल का बिल्कुल इतना ही नकारात्मक जवाब होता है कि जी नहीं ये वाला टेंडर तो नहीं मिलेगा, है ना, या आपको लगे कि नहीं जी तुम फ्लैट छोड़ के बंगले में जाने की तैयारी कर रहे हो पर वो तो अभी 20 साल नहीं होने वाला, तो क्या आप इतना ही साफ गोई से उसको बता देते हैं? वो सब डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर कि आपके क्वेश्चन है क्या। बहुत बार व्यक्ति कुछ स्पेसिफिक चीज़ ही सुनने आता है, वरना वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करता है। अच्छा। वो कहता है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, आप यस और नो में बता दीजिए। हाँ। तो वो सिर्फ यही बात सुनने आया है, तो उसको ये बात सुननी ही पड़ेगी कि ये काम जो है तुम्हारा अब नहीं होगा, यदि कुंडली के माध्यम से स्पष्ट नहीं हो रहा। लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए ज्योतिषी, मैं ये ज़रूर दे सकता हूँ जिस काम के लिए वो मेरे पास आया है, वो काम भविष्य में होगा कब और कैसे कैसे उसको उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। यदि उसने अपने आप को उस प्रकार से तैयार कर लिया तो उसको निश्चित तौर से लाभ होना आरंभ हो जाता है। अब बात यह है कि कोई कहे कि मुझे, जैसे आपने कहा कि मुझे एक अपार्टमेंट से बंगले में जाना है, मैं कहता हूँ कि अभी नहीं बन सकता, अभी तुम्हारे पास वो धन फलित नहीं हो रहा जिसका तुमको उपयोग करके वहाँ जाना है। अगर तुम कुछ भी कर लो तब भी तुम जो हो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाओगे। हाँ, मेरे को नज़र आता है कि अगर तुम यही एफर्ट्स अगले 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक डालो तो संभवतः शनि का गोचर जब 3rd हाउस में आ जाएगा या शनि का गोचर जब 6th हाउस में आ जाएगा तुम्हारे नेटल मून से, तो तुमको लाभ मिल जाएगा। और वो आपकी कुंडली के योग के ऊपर भी निर्भर करता है। बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा। होगा तब जब कुंडली में योग होगा। कुंडली में योग ही नहीं होगा तो वो होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ। कुंडली में योग के बाद आपकी दशाएं चाहिए, आपका गोचर चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, तब जाकर फलित होता है। और मैंने कितनी असंख्य वीडियोस बनाई हैं और मैंने बताया कि भाई कुंडली के अंदर योग भी अगर है तब भी होना संभव तब होता है जब आपके डिविजनल स्टार आपको सपोर्ट करते हो। मान लीजिए कि आपका पंचम भाव बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी कि उसके अंदर ये पता लगता है कि आपके बच्चा होगा, या कोई भी लेडी है उसके बच्चा होगा। लेकिन अगर उसका D5 चार्ट कमज़ोर है या दिक्कत के अंदर है और साथ में नवांश के अंदर भी प्रॉब्लम नज़र आती है, तो वो एक परेशानी का विषय बन जाएगा। और यदि किसी ने गलती से उसका D30 चार्ट देख लिया और उसके अंदर भी 5th हाउस जो है वो परेशानी के अंदर है, तो वो बच्चा कभी भी नहीं हो सकता, चाहे आपका D5 कितना भी हाउस या 5th हाउस कितना भी स्ट्रांग हो। तो एक बार आप जब इसको बारीकी से देखना शुरू करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको उस व्यक्ति को किस प्रकार से हैंडल करना है, कि वो जो अभी चाह रहा है उसको अगर हम धीरे धीरे देने की कोशिश करें तो उसको मिल जाएगा। हाँ, बावजूद इसके अगर कोई पहुंच के कहे कि जी ठीक है आप तो बता नहीं रहे हैं, मुझे तो बंगले में जाना ही है, मैंने तो लोन लेना ही है, फिर लोन लेके आप अगर घर बनाएंगे तो फिर आप समझ लो कि फिर मुसीबत भी आप ही को झेलनी पड़ेगी। नहीं शालिनी जी, ऐसा है कि बहुत सारे लोन जो हैं वो भी कैपेबिलिटी पे ही मिलते हैं। अगर उसको लोन मिल रहा होता तो वो आप संभवतः आपके पास आता ही नहीं। वो आपसे पूछता कि मेरे को तो लोन मिल रहा है, मैं तो बंगले में चला जाऊंगा, तो चला जाए बंगले के अंदर। बात यह है कि उसको लोन भी नहीं मिल रहा होता, वो परेशानी के अंदर होता है। हाँ, उसकी अपेक्षाएं होती हैं, उसको लगता है कि मैं जो हूँ ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। लेकिन अगर टाइमिंग ठीक हो, और फिर लोन की आपने बात करी, ये सबसे बड़ा एक दुखद चैप्टर है आजकल के युवाओं का, कि वो जो है नौकरी लगी अभी 25,000 रुपये की, उनको आईफोन चाहिए। उनकी नौकरी लगी 50,000 रुपये की, उनको कार की EMI चाहिए। उनकी नौकरी लगी 1 लाख रुपए की, वो फटाफट घर बुक कराने की कोशिश करते हैं या बड़े घर में जाते हैं, और बड़े बड़े मॉल्स खुल गए हैं, बड़े बड़े ड्रेसेस खरीदते हैं, और उनके क्रेडिट कार्ड का बिल देखिए तो वो लाखों में होता है, और ब्याज दे रहे होते हैं वो 48%, 52% का ब्याज दे रहे होते हैं। सब के सब फंसे हुए हैं, और वही जो है वो फंसा हुआ नहीं है जिसने अपने 6th हाउस को, उसकी एनर्जीज को डील करना सीख लिया कि कब जो है कितने लोन से मेरे को फ़ायदा हो। मैं कभी भी नहीं कहता कि लोन नहीं लेना चाहिए, लेकिन लोन लेना चाहिए
जिसके अंदर आपका विकास हो, लोन का विकास ना हो। मैंने अभी एक खबर पढ़ी जिसमें विनय जी ये बताया गया है कि इंडिया में जितने पर्सनल लोन लिए जा रहे हैं उसमें 30% अब्रॉड घूमने के लिए लोग ले रहे हैं। आप घूम के एक हफ्ते में आ जाते हैं, लेकिन ईएमआई आप उसकी 2 साल तक चुकाते रहते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि लोन लेके आपका विकास हो, ना कि लोन का विकास हो। अब तू इधर उधर की ना बात कर, लोग यही कहेंगे कमेंट्स में, तो हम वापस बैक टू द पॉइंट आते हैं। मेरे सब जान लिया, योगी जी जान लिया, मोदी जी, अखिलेश जी का जान लिया, लेकिन अभी जो सबसे नज़दीक है वो है बंगाल इलेक्शन। ममता दीदी को कोई हिला नहीं पाया है। पिछली बार बड़ी कोशिश की बीजेपी ने, और जो रिजल्ट आए वो, मैं तो यही कहूँगी कि उम्मीद किसी को नहीं थी, वैसा प्रदर्शन बीजेपी ने कर दिया, सरकार नहीं बना पाई। अब क्या होने वाला है बंगाल में? एक्शन रिप्ले। अच्छा, एक्शन रिप्ले होने वाला है। उनको हटाना मुश्किल काम है। थोड़ा बहुत जो है वो इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है बीजेपी का, फिर हो सकता है, लेकिन फिर से सरकार बनाना मुश्किल काम है। उनको थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे। अब वो उपाय वाला काम हो गया है इसमें, क्योंकि अब बीजेपी को करना पड़ेगा। बीजेपी को करने पड़ेंगे, और वो उपाय अगर उसने किए ठीक तरीके से तो ये संभव है कि सरकार बना ले। लेकिन अगर हम क्लासिकल एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में देखने की कोशिश करें और हम यस नो की बात करें, तो यस नो के अंदर बीजेपी के लिए बड़ा नो है। भाई अब तो मैं नहीं हूं ना बीजेपी सपोर्टर। हाँ, नोट कर लो इस पॉइंट को, राइट। हाँ, बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए, और ममता जी जो हैं उनकी सरकार फिर बनती हुई नज़र आती है, लेकिन मार्जिन से बनती नज़र आती है। यानी कि बीजेपी का जो इम्प्रूवमेंट है वो पिछली बार से अच्छा रहेगा। तो अब थोड़े से उपाय करेंगे तो लाभ हो जाएगा। सैकड़ा पार कर लेगी मतलब बीजेपी। ये तो मैं समझ गई कि 100 से ऊपर आपकी सीटें आने वाली हैं, क्योंकि पिछली बार वहीं एक नंबर रुक गया था। लेकिन ममता दीदी को कोई नहीं हिला पाएगा। बड़ी मजबूत है ममता दीदी, ये तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रही है। हाँ। मुझे ऐसा भी बहुत से ज्योतिषियों ने कहा, या हम सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें भी देख रहे हैं कि ममता दीदी को सेहत थोड़ी परेशान कर सकती है, अस्वस्थ रह सकती हैं वो। तो ऐसा दिख रहा है क्या उनकी कुंडली में? देखिए, मैंने स्पेसिफिकली ये नहीं पढ़ा कि उनकी तबीयत कैसी रहेगी, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि एक बार वो आएंगी तो फिर वो 5 साल पूरे राज करेंगी। यानी कि शी विल बी देयर फॉर 5 years। तो अगर तबीयत खराब भी है उनकी, यानी कि सेहत थोड़ी हल्की भी होती है, तब भी जो है वो अपना टेन्योर तो निकाल ही लेंगी। तो टीएमसी वालों, अगर आप देख रहे हो और आप खुश भी हो गए हो इस बात से, तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दो। और बीजेपी के जो सपोर्टर हैं, अगर वो निराश हो गए हैं तो फिर वो भी हमें कमेंट करके बता दो। पर ये कंफर्म है या उपाय बता दो। उपाय तो लेकिन फिर आप बीजेपी के लिए बताएंगे। बीजेपी अच्छा, को ये करना किसी होगा। चलो, मैंने मान लिया कि आपने उपाय बताया, तो वो कौन करेगा? जो बंगाल इकाई का अध्यक्ष है वो करेगा, जो सर्वोच्च बैठे हुए हैं केंद्र में वो करेंगे, बीजेपी के आला कमान। अच्छा। वो उपाय करेंगे। कितने कहाँ उपाय करते रहेंगे सर? हर साल तो कहीं ना कहीं इलेक्शन हो जाता है। थोड़ा सा उपाय करना है, बहुत बड़ा उपाय भी नहीं है। हाँ। बेसिक चीज के ऊपर जाना है। जिन चीजों को उन्होंने थोड़ा सा साइड में कर दिया, उसको फिर से पकड़ना है। समझ रही हैं? आरएसएस को पकड़ना है और फिर वहां से मजबूती लेके जानी है। काम हो सकता है। जुपिटर का ही साथ नहीं मिल रहा है, बस उनको जुपिटर ही पीछे हट रहा है। और जुपिटर जो होता है, जितना बड़ा गिवर होता है उतना ही मेथोडिकल किलर भी होता है। अगर आपका जुपिटर नेगेटिव हो जाए तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है और उसको आपने जो है लाइसेंस टू किल दे दिया है। नाउ ही इज देयर टू किल यू लाइक एनीथिंग। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जुपिटर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो 40% पे है बीजेपी, यानी कि 10-15% का उपाय कर के काम हो सकता है। तो दे विल हैव, वो ऊपर जा सकते हैं। लेकिन इतनी सद्बुद्धि आनी चाहिए कि जुपिटर का साथ लेना है। एक सवाल मैं इससे अलग थोड़ा पूछ रही हूँ, आपकी मर्जी के ऊपर है आप उसका जवाब दें या ना दें। क्योंकि हमने 2025 में ही सुना महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से आरोप लगे, शिवसेना की तरफ से लगाए गए, ये उद्धव ठाकरे गुट वाली जो शिवसेना है, कि जो मंत्री वहाँ पर हैं, बड़े नेता वहाँ पर हैं, वो तंत्र मंत्र का भी सहारा ले रहे हैं। और बाकायदा उसकी फ़ोटो भी लाई गई सामने। संजय राउत जी का हमने पॉडकास्ट किया था, तो मेरे पॉडकास्ट में ही उन्होंने ये बात कही है कि हाँ, महाराष्ट्र में ये चीज़ें हो रही हैं, तांत्रिक उपाय किए जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही समझना चाहती हूँ कि क्या वाकई जो बड़े नेता हैं या जो राजनीति में आने की चाहत रखते हैं पर शायद उससे दूर हैं, वो क्या वाकई तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं और ये शमशान घाट में जा कर के और वहाँ पे जितने क्रियाकलाप रहते हैं उनका लिया जाता है सहारा राजनीति में?
देखिए अब पता नहीं क्या लोग क्या सुनना चाहते हैं इसके अंदर, लेकिन जो सच्चाई है, मैं तो वो जानना चाहती मैं हूँ। बेसिकली इसको बहुत क्लासिकल तरीके से बताना चाहता हूँ कि गॉसिपिंग क्या होती है। गॉसिपिंग यही होती है ना कि हम किसी की पीठ के पीछे उसकी बुराई कर रहे होते हैं, और अगर उसको पता चल जाए तो वो उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो कहता है अच्छा मेरी बातें चल रही हैं ये वो। और यही इसको एक्सटेंशन फॉर्म में लेके जाएं तो ये जो है तंत्र मंत्र होता है। किसी को पता लग जाए कि ये कुछ तांत्रिक क्रिया कर रहा है मेरे खिलाफ, तो वो वैसे ही घबरा जाता है, वो वैसे ही उसका चंद्रमा जो है वो डूब जाता है, वैसे ही उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वैसे ही चंद्रमा के ऊपर राहु का वास हो जाता है या फिर केतु की छाया पड़नी शुरू हो जाती है। तो बड़ा अच्छा ये एक टूल होता है जिसके माध्यम से आप दूसरे को विस्मित कर सकते हो पहले, और फिर विचलित करना शुरू कर दोगे। पहले तो उसको छोड़ देगा और फिर वास्तव में सोचेगा यार वास्तव में मेरा ये कबाड़ा करने तो नहीं है ये, और उसके अंदर वास्तव में कबाड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसके ऊपर वो कर रहा होता है वो कुछ उसके ऊपर पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन ऐसी वाइब्स पहुँचनी शुरू हो जाती हैं कि वो परेशान होना शुरू हो जाता है, मनोबल उसका कमजोर डाउन हो जाता है, और वो फिर छोटी छोटी बातों को उससे एट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। अच्छा ये उस कारण से हो गया, ये उस कारण से हो गया, अब तो मेरे ऊपर चल चुका है ये। वो जो कुछ भी नेगेटिविटी होगी उसको इक्वेट करना शुरू कर देगा उसके साथ। तो मैंने बहुत सारे इसके वीडियोस भी किए हुए हैं कि अच्छा। तंत्र मंत्र जो है वो आपकी सब सोच की बात है। आपको अगर उस सोच से बाहर निकल जाएंगे हाँ। तो आपको अच्छा लगने लग जाएगा, और सोच से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप तंत्र मंत्र के अंदर फंस सकते हैं। क्या तो बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पाश्चात्य कंट्रीज़ में रहते हैं, और वो लोग भी क्योंकि अधिकांश मानते नहीं हैं, लेकिन एक बार कोई मानना शुरू कर दे उसको तो फिर वो फिर चक्कर काटता रहता है तांत्रिकों के कि मेरा ये काम करवा दो, मेरा वो काम करा दो। हाँ। जो करवाता है उसको भी अंदर से एक मिलता है कि अब मेरे पास ये शस्त्र आ गया है इसको लड़ने के लिए। हाँ। वो अंदर से अपने आप को एक कॉन्फिडेंस, जिसको झूठा ऑरा बोलते हैं, वो क्रिएट कर लेता है, और जिसके ऊपर हो रहा होता है वहाँ तक खबर पहुँच जाती है कि तेरे ऊपर ये किया जा रहा है। हाँ। वो वैसे ही डर जाता है, तो एक तरीके से एज मिल जाता है। तो दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल मनोगेम है ये। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझसे पूछा था कि आप क्या सुनना चाहती हैं। मैंने आज के पहले मैं 125 से ज़्यादा पॉडकास्ट कर चुकी हूँ, मैंने कभी ये नहीं बताया है कि मैं क्या सुनना चाहती हूँ, लेकिन मैं पहली बार ये बता रही हूँ आपको भी, मेरे व्यूवर्स को भी, कि मैं एग्जैक्टली यही सुनना चाहती थी। मेरे व्यूवर्स ये जानते हैं कि तंत्र मंत्र के ऊपर हम कभी पॉडकास्ट करते नहीं हैं। हमने कोई ऐसा ज्योतिषी आज तक नहीं बुलाया है जो तांत्रिक विधियों को बताए या उसकी सिद्धि के बारे में बात करे। पर ट्रस्ट मी सर, मैं यही सुनना चाहती थी कि तंत्र मंत्र से सिर्फ आपका जो मनोबल है वो डाउन होता है और दिमागी तौर पर खेला जाता है आपके साथ, न कि वास्तव में वो सिद्ध हो रहा होता है। तो बहुत शानदार। आप उनके हाथ में मत जाइए सबसे पहले। हाँ, हम तंत्र से बहुत सारी चीज़ें सिद्ध करते हैं। हम तंत्र से मंत्र पढ़ते हैं तो तंत्र आ जाता है। हम मंत्र पढ़ते हैं, हम किसी चीज़ को, हम किसी को, अब हम हमारे आराध्य हैं, मान लीजिए हाँ। शिव भगवान हैं, हम उनके मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो उनकी हमको शक्ति अनुभूति होती है, वो एक अलग बात है। हाँ। लेकिन यदि आप जो है किसी प्रकार से जो है वो ये सोचें कि मैं किसी के ऊपर ये कर दूंगा, तो कर दो ना पाकिस्तान के ऊपर, सही बात है। ठीक है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, उसको अगर पूरा का पूरा नेस्त नाबूद कर दो। ये आप कर नहीं ठीक बात सकते। है। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कर सकते हो ना सिर्फ, क्योंकि उसको बताना ही पड़ेगा कि तेरे ऊपर मैं कर रहा हूँ, वरना उसको क्या पता लगेगा कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। मैंने एक सर आज तक सिर्फ तंत्र के ऊपर पॉडकास्ट किया और वो बहुत पॉजिटिव था, जिसमें जो एस्ट्रोलॉजर आए थे उन्होंने ये बताया कि कैसे तंत्र मंत्र को एक नेगेटिव चीज़ बता करके तांत्रिक क्रियाओं को कैसे नेगेटिविटी की ओर फेंका गया है, जबकि ये कितनी पॉजिटिव होती है। और आप इससे किसी को मार देना या ख़त्म कर देना, नस्तनाबूद कर देना, जैसा नहीं करते हैं। एनीवेज, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने बड़े राजनेताओं की तो मुझे लगता है चर्चा कर ली है, बड़े देशों की चर्चा नहीं की है सर। उसमें अमेरिका भी आता है, उसमें चाइना भी आता है, और ये दोनों तो हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर, अगर मैं कहूँ उस लिहाज से, कंपटीशन के लिहाज से तो हमारे दुश्मन है ही। एक दुश्मन सर पड़ोस में भी बैठा हुआ है, पाकिस्तान। तो अब मुझे आप ज़रा ये बता दें कि पहले तो पड़ोसियों से संबंध चाइना पाकिस्तान जिसमें आते हैं, और फिर दूर 7 समुंदर पार वाला जो अमेरिका है उसके साथ वाला भी फिर आप बताएं रिश्ता। देखिए, पाकिस्तान के साथ तो बात करना मेरे ख्याल से व्यर्थ ही है, क्योंकि एयर स्ट्राइक तो नहीं करनी पड़ेगी ना। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आपकी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, घर में घुस के मारना, वो देखिए होती रहती है। हमको चाहे इसका भान हो चाहे ना हो, लेकिन वो होती रहती है। कुछ ना कुछ
हम लोग करते रहते हैं उनकी दुम को सीधा करने के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि अभी होनी शुरू हुई है, ये काफ़ी समय से होती है। अभी ये इतना बड़ा एक मौका था क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें वास्तव में एक ऐसा काम था जो कि देश की अस्मिता के ऊपर जो है एक बहुत बड़ी चोट थी। ये सिंदूर 2 भी हो सकता है, सिंदूर 3 भी हो सकता है। इसका भान हम लोगों को पता हो ना हो या पता लगे ना लगे, लेकिन जो है वो हो सकता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि उसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे या वो हमसे कुछ ऐसा काम करना शुरू कर देगा जैसे और हमारे पड़ोसी जो देश हैं वो करते हैं, तो ऐसा होने वाला कदापि नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो कुछ शांत बैठ जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि 2026 कंपैरेटिवली शांत एक साल रहेगा हम लोगों के लिए, तो उसके अंदर उसकी ज़्यादा उछलेगा नहीं, ज़्यादा कूदेगा नहीं, ज़्यादा फांदेगा नहीं। ये एक पॉजिटिविटी वहाँ से हमको मिल सकती है। लेकिन वो हमारे लिए एक दुश्मन है और वो दुश्मन ही रहेगा हमेशा तक के लिए, जब तक हम उसको अपने में विलीन नहीं कर लेते। हालांकि मैं ऐसी भाषा का उपयोग करती नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान है तो कह देती हूँ कि कुत्ते की दुम की तरह है पाकिस्तान। वो सीधा कभी हो नहीं सकता है, फिर उसको अगर हम विलय कर भी लें तो सर पता नहीं क्या विलीन करने के होगा। बाद फिर वो मतलब हमारा देश नहीं बचेगा, हमारा एक खराब अंग हो जाएगा ना। ठीक बात है। हाँ। बहरहाल तो पाकिस्तान भी शांत पड़ा रहेगा, शांत पड़ा बाकी रहेगा। तो उसके साथ जो झगड़े झंझट हैं वो सुधरने की कोई उम्मीद है नहीं। अब हम बात करते हैं चाइना की। हाँ। चाइना के साथ भाई भाई होगा। भाई भाई तो हाँ। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऐसा भाई भाई की कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। लेकिन अभी दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हुआ और मोदी जी जो हैं वो कहाँ गए हुए हैं? भूटान गए हुए हैं। ये सारी की सारी जो है वो बहुत अच्छी सीक्वेंस है उनको कंट्रोल करने के लिए। तो उनके साथ हमारे रिलेशंस भी जो हैं वो हम कुछ जब यूएस से ख़राब हुए तो वहाँ पर ठीक होने शुरू हुए। हाँ। तो ये जो एक इक्वेशन है विथ चाइना इज गोइंग टू इंक्रीज, इट गोइंग टू गेट बेटर इन द ईयर 2026। तो वो लोग जो कि इंपोर्ट करते थे चाइना से, जो एक्सपोर्ट करते हैं, शायद करते भी हों चाइना को कुछ ना कुछ, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं क्योंकि अब चीज़ें जो हैं वो बेटर हो जाएंगी। फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी या हो गई है, और तो हो गई है तो वो भी शुरू हो जाएगी। तो 2026 एक अच्छे बैंक के साथ आ रहा है। और मैं 2026 नहीं बोलूँगा, मैं फरवरी बोलूँगा। फरवरी से जो है वो चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छी पॉजिटिव होने को दिख जाएंगे। फरवरी क्यों, क्या परिवर्तन है फरवरी में? फरवरी के अंदर जो हमारा भाव मध्य है भारत का और जो ट्रांजिटिंग सैटर्न है उसके अंदर एक पॉजिटिविटी काफ़ी अच्छी आ रही है। और ये हम कभी करेंगे पॉडकास्ट की मैं जब जानना चाहता हूँ कि आपके पास तो 125 लाख आपने बताया कि पॉडकास्ट कर चुकी हैं, तो लोग भारत की कुंडली बनाते कैसे हैं? मैं ये समझ ही नहीं पाया आज तक कि लोग भारत की कुंडली कैसे बनाते हैं। 47 के समय की बनाते हैं ना। तो क्या आप समझती हैं कि 47 में भारत आज़ाद हुआ था तो वो कुंडली बन गई? अब इस लिहाज से देखें कि हिंदुस्तान तो हमेशा से ही था, उस समय तो पाकिस्तान बना। जी हम तो पहले से ही थे। तो कुंडली इंडिया की नहीं है, वो कुंडली पाकिस्तान की है। इट इज नॉट इंडिया। हम पाकिस्तान की कुंडली को देखकर उसको इंडिया की कुंडली मान के हम एनालाइज कर रहे होते हैं। गलत है, सर्वथा गलत है। अच्छा, मैं व्यूवर्स के ऊपर छोड़ती हूँ भाई। सर ने कहा है कि अगर आप भारत तो सनातन है, सनातन है, हमेशा से है। तो कुंडली जो है इसकी बनाना बड़ा पेचीदा खेल है और मैंने इसके अंदर बहुत बड़ी रिसर्च की हुई है कि भारत की आखिर कुंडली होनी क्या चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो विषय नहीं है और वो प्योर एस्ट्रोलॉजिकल विषय है। पर मैं जानना चाहती हूँ सर, अगर व्यूअर्स कहेंगे, कमेंट आएगा तो फिर आपको नहीं, बताना मैं बताऊंगा। मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाता हूँ तो ये बताने की कोशिश करता हूँ कि भारत की कुंडली आखिर बनती कैसे है एंड वो कैसे कैसे मॉडिफाई भी होती है और ट्रांजिटिंग भी। मुझे तो आपने परेशानी में डाल दिया ये कह के कि भारत तो अनादिकाल से है, सनातन तो हमेशा से है। अब वही हाल हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो हमेशा से, तो उनकी कुंडली तो बन नहीं सकती। तो मैं हमेशा चकित रह जाता हूँ कि बहुत बड़े बड़े ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर्स भी जो हैं वो कहते हैं कि 15 अगस्त सब जानते हैं, रात को 12 बजे हिंदुस्तान बना था। अरे बना था, अरे वो आज़ाद हुआ था, गुलामी से आज़ाद हुआ था। आप सेवक थे उस समय। हो सकता है कि आपका छठा भाव, आपका जो है लग्न बना हो उस समय, वो मुक्त हो गया था। आप सेवा कर रहे थे किसी की, अपने ही घर में रह के आप सेवक बने हुए थे। यही तो हुआ था आपके साथ। और क्या हुआ था?
और तो कुछ नहीं हुआ था। आप तो भारतीय हैं, पहले भी थे, उससे पहले कोई कह रहा था कि मैं ब्रिटिश था या मैं कुछ और था, मैं तो भारतीय था, उस समय भी भारत था उस समय। ठीक तो बात। ये मतलब सर वैसे ही हो गया कि कोई अगर जॉब कर रहा हो, किसी कंपनी का नौकर हो, और फिर वो अचानक से क्विट करके अपनी अगर दुकान खोल ले, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ वो नहीं हो जाएगी और उसकी जन्म कुंडली बदल नहीं जाएगी, वो तो जब पैदा हुआ था तभी वही रहेगा। रहेगी, तो वो वेरी गलत है। इंटरेस्टिंग। तो गलत है। तो वो लोग जो हैं जो 47 में भारत की कुंडली लेके चलते हैं, तो यही हमारा एक्चुअली विषय ये था कि जो हमारा भाव मध्य है शनि का वो बेटर हो रहा है, जो कि बेसिकली भाव मध्य जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं वो समझते होंगे कि हमारा जहाँ पर जब ट्रांजिट करता है कोई भी प्लैनेट किसी भी डिग्रीज से, तो कहाँ पर हमको मैक्सिमम बेनिफिट देना शुरू कर देता है या कहाँ से हमको बेनिफिट आता है। तो जब शनि का गोचर फरवरी 2026 में होगा तो वो भारत के लिए बहुत अच्छा होना आरंभ हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट के अंदर बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा कर लेंगे वो लोग जो कि सन 2024 में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन जितना वो कर रहे थे उसके अंदर 20% का तो इजाफा वो समझ ही लें कि हो जाएगा। बड़ा नंबर है 20% का इजाफा। बहुत अच्छा हो तो सकता मतलब है। चाइना से रिलेशन ठीक हो या नहीं हो, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कह रहे हो और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि वो अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छा रहने वाला है। अब अड़ंगा डालने वाले तो फिर ट्रम्प साहब बैठे हैं, और लोग मोदी जी को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि आप तो वहां गए और जाकर के आपने कह दिया कि अब की बार ट्रम्प सरकार, ये लो देख लो क्या किया तुम्हारे दोस्त ने। तो वो जो दोस्त है जिसका दिमाग घुमा हुआ है, फिर हम कभी देखते हैं कि दिमाग ठीक भी हो जाता है, फिर घूम जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर घूम जाता है। 26 में क्या होगा? 26 में थोड़े से मेलो डाउन हो जाएंगे वो। ही विल मतलब मेलो डाउन हिज स्टांस टूवर्ड्स इंडिया। तो ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे चिंता प्रवासियों की है जो कि यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर वीज़ा पे वहाँ गए हुए हैं और वो वहाँ पर ये सोच के गए थे कि हम जो है यहीं पर अपना भाग्य आजमाएंगे, ये हमारे लिए बहुत अच्छी जगह है। उनके लिए परेशानी हो सकती है और मेरे पास स्पेसिफिकली उन लोगों के ही कॉल्स आते हैं ज़्यादातर जिनका अभी भविष्य यूएस के अंदर अनिश्चित है, यानी कि उनके पास वो परमानेंट या तो वीज़ा नहीं है, H1B भी उनका जो है अधर में लटका हुआ है या वो भी नहीं हुआ, या ग्रीन कार्ड की लाइन में लगे हैं, अभी पता नहीं कब मिलेगा। उन लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन इंडिया एज अ होल उसको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। यानी कि वो लोग जो कि एक्सपोर्ट्स करते हैं, वो लोग जो कि वहाँ की इकोनॉमी से यहाँ पर अपने अपने व्यापार को चलाते हैं, वो ठीक रहेंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, बल्कि वो और अच्छा होना शुरू हो जाएगा। कोई खासे प्रतिबंध लगाए अमेरिका इंडिया के ऊपर? वक्र दृष्टि शनि की होती है, ट्रम्प साहब की तो इंडिया पर नहीं रहेगी। मैं वक्र दृष्टि के बारे में ज़्यादा समझना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप बात कर रही हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय वक्र? वक्र का मतलब क्या होता है? व्हाट इज उल्टा? नहीं, वक्री ग्रह आप पूछ रहे हैं या शनि? दृष्टि की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अब जैसे मैं देखता हूँ, मैं एग्जांपल सॉल्व करता हूँ कि शनि महाराज सीधे चल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए लगन के अंदर बैठे हुए हैं, सीधे चल रहे हैं, तो उनकी जो थर्ड एस्पेक्ट होगी वो कहाँ होगी? वो थर्ड हाउस पे होगी, राइट? अब मान लीजिए कि उल्टा चल रहे हैं, चलिए उल्टा रहे हैं, तो थर्ड एस्पेक्ट कहाँ होगी? वो 10th हाउस पे होगी या फिर वो थर्ड हाउस पे होगी? कहाँ होगी बताइए? मतलब वो 11th हाउस पे होगी, हाँ। या फिर वो जो है वो थर्ड हाउस पे होगी? मेरे हिसाब से तो थर्ड हाउस पे ही रहेगी। थर्ड हाउस पे रहेगी ना। हाँ। बहुत लोग यही सोचते हैं। हाँ। नहीं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। जब हम राष्ट्रों की बात करते हैं तो जिस प्रकार से ग्रह चल रहा होता है, अगर वो वक्री हो चुका है तो दृष्टि आगे नहीं होती, फिर दृष्टि पीछे हो जाती है। अगर एज अ इंडिविजुअल मैं अपने आप को देख रहा हूं तो मैं दृष्टि उसकी आगे ही मानूंगा, लेकिन एज अ राष्ट्र, एज ए नेशन, उसकी दृष्टियां हमेशा पीछे की तरफ हो जाती हैं। तो वक्र दृष्टि से आपको चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपके देश के ऊपर नहीं पड़ रही है। ठीक है, देश दुनिया सबकी बात हो गई, अब थोड़ा प्रॉफिट की, पैसे वाली बात भी हम कर लेते हैं। बिल्कुल। शेयर मार्केट क्योंकि हम देख रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, आगे जाता ही जा रहा है, और सेम विद गोल्ड एंड सिल्वर। जबकि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि मार्केट डाउन होता है तो गोल्ड अप जाता है। यहाँ तो लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो मार्केट भी ऊपर ही जा रहा है, सोना भी ऊपर ही जा रहा है, अब तो चांदी भी पीछे पीछे आगे जा रही है। तो 26 में भी यही रफ्तार रहेगी या थोड़ा डाउन हो तो फिर हम गरीब लोग खरीद पाएं, क्या रहेगा? देखिए, यदि आप
खरीदना चाहती हैं तो अभी भी खरीद लीजिए, हाँ, क्योंकि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बीच में हो सकता है कुछ डिप्स आए, हाँ। हो सकता है कि जैसे डिप्स मैं 3,000 का आता है, बढ़ता 10,000। हाँ, तो वो मैं तभी कहता हूँ कि अगर आपका मन करता है कुछ खरीदने का, चांदी सोना, तो अभी खरीद लीजिए, क्योंकि छोटा मोटा डिप आएगा भी, वो भी रिकवर हो जाएगा। मई, जून, जुलाई 2026 आर द months in which it can go down a bit, but again it is going to rise. तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत भयंकर राइज होगा जैसे अभी मेटामॉर्फिक राइज हो गया था, लेकिन फिर भी राइज होगा। तो यदि आपको खरीदना है अभी खरीद लीजिए। तो सोना और चांदी तो ये रहा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा सर, ये तो आप बहुत पतली गली से निकल गए वाली बात हो गई। पिछले साल जब यही नए साल का मैंने पॉडकास्ट किया था, मुझे याद है दिसंबर में 75,000 का भाव था सोने का, और अब देख लीजिए 1.25 लाख पार कर चुका है। मुझे नंबर चाहिए कि कहाँ तक जाएगा, तब फिर मैं मानूं। ये तो सभी एडवाइस कर रहे हैं, गोल्ड तो आगे ही जाना है सर, आप कैसी बात कर रहे हो? 50,000 थोड़ी हो जाएगा किसी को। क्यों जाना है गोल्ड आगे? आपने इसकी एनालिसिस की है कभी हॉरोस्कोप के हिसाब से? हाँ। कभी करी है? गोल्ड तो प्रीशियस मेटल है, वो लिमिटेड है वर्ल्ड में, अब वो जितना है वो खत्म ही हो रहा है। और कंट्रीज, क्योंकि मेरा इकोनॉमी भी सब्जेक्ट है, मैं तो इकोनॉमिक ऑनर्स भी हूँ और पैसा बोलता है पॉडकास्ट भी है मेरा। क्या बात है। तो गोल्ड तो कभी नीचे जाएगा नहीं, वही मैंने कहा कि कम 3,000 होगा। 2005 का मुझे याद है 6,000 था दाम। मैं आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल समझाने की कोशिश करता हूं। नहीं, पहले तो आप ये बताओ कहाँ तक जाएगा, फिर आप एस्ट्रोलॉजी समझाना। 1.25 लाख है, 1.28 में मान लूं, 30 चलो मैं मान लूं, कहाँ तक आप देख रहे हैं? कब, कौन से महीने की बात बताऊं, बताइए। आपकी मर्जी सर, ऑल अप टू यू। दिवाली तक बताता हूँ, ठीक है, 2026 की दिवाली तक। हाँ। 165 हो जाएगा। थोड़ा धीमा ही चल रहा है। ठीक है, 165 हो जाएगा। लेकिन ये होगा क्यों? सबसे बड़ी बात ये है कि गोल्ड इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वेस्ट की पावर कम हो रही है, इसलिए गोल्ड बढ़ रहा है। लोग जो हैं वो वेस्ट की जो प्रभुता होती है उसको कम मानना शुरू कर दिया है देशों ने, और हम लोग भी चाइना की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा ना, चाइना, जब आप एक सब पूरा का पूरा ग्राफ खींचते हैं तो हम चाइना की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग, हम रशिया की तरफ जा रहे हैं ज़्यादा, हम डॉलर्स को नकार रहे हैं। हमारे बीच में हम सऊदी अरेबिया से व्यापार कर रहे हैं तो रुपए में कर रहे हैं, डॉलर्स में नहीं कर रहे हैं। तो अगर मुझे अपने रिजर्व्स क्रिएट करने हैं और मुझ जैसी अलग अलग कंट्रीज़ को अपने रिजर्व क्रिएट करने हैं, तो वो सोने से और चांदी से ही होंगे। वो डॉलर से, पहले डॉलर से करते थे, अब जो है वो सोने चांदी से हो रहा है। तो वो इसीलिए जो है आपका गोल्ड जो है वो बढ़ेगा, और सब्सटैंशियल बढ़ेगा क्योंकि सब खरीद रहे हैं, इसीलिए कम हो रहा है मार्केट के अंदर। हम अगर अपने लिए खरीदें तो एक तोले की अंगूठी खरीद लेंगे, 2 तोले की चेन खरीद लेंगे, क्विंटलों में देश सोना खरीद रहे हैं। तो इस कारण से जो आप यूएस का चार्ट पढ़े हैं स्पेसिफिकली, तो इट इज़ गोइंग डाउन। और हमारे बहुत सारे लोग हैं जो यूएस में रहते हैं, इंडियन जो हैं वहाँ पर कुछ काम करते हैं, उन सब से मैं कह रहा हूँ कि व्यापार करना शुरू करो, नौकरी के ऊपर ज़्यादा केंद्रित मत हो। अगले 2026 के अंदर तुम्हारा बंटाधार हो सकता है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोग। ये बाहर वालों की नौकरी जाएगी या इंडिया वालों की? 2000, मैं यूएस की बात कर रहा हूँ। अच्छा। यूएस का डॉलर का जो होल्ड है वो मैं क्यों कम हो रहा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। होल्ड, गोल्ड क्यों बढ़ रहा है और यूएस का क्यों? वो उनकी नौकरी जा रही है और उनको अब अपने व्यापार के अंदर आना पड़ेगा। अगर वो व्यापार नहीं करेंगे तो उनको परेशानी होगी। तो बहुत लोग जो कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे वहाँ पर, अब वो अपनी फैक्ट्रीज लगाने की सोच रहे हैं। तो इस तरीके से 2-3 साल एक ट्रांजिशन फेज़ है यूएस के लिए, वहाँ के बिजनेसमैन के लिए, वहाँ की इकोनॉमी के लिए, वो नीचे जा रही है। ये मैंने अर्थशास्त्रियों के ऊपर छोड़ा, ये मैंने व्यूवर्स के ऊपर छोड़ा, क्योंकि मैं तो यही देख रही हूँ कि रुपए का दाम गिरता चला जा रहा है, डॉलर बढ़ता चला जा रहा है। तो अर्थशास्त्री जाने, मुझे ये चाहिए था कि सोना कहाँ तक पहुंचेगा, वो आपने मुझे बता दिया है। तो जो मुद्दे की बात थी वो तो मुझे पता चल गया है, अब उसके पीछे वजह चाहे जो वो अर्थशास्त्री जाना करें। बहरहाल, तो शेयर मार्केट फिर वो रह गया, वो कहाँ पहुंच रहा है? बताइए। बढ़ेगा? शेयर मार्केट तो बढ़ेगा, शेयर मार्केट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट बढ़ता तो है, सबको नज़र आता है, सबको पुल करता है, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर योग होना चाहिए शेयर मार्केट को झेलने का, समझने का, टेम्परामेंटली उसको एक्सप्लॉइट करने का। बहुत सारे लोग होते हैं, वो शेयर मार्केट बढ़ रहा होता है लेकिन उनको नुकसान हो रहा होता है, वो परेशान हो रहे होते हैं, वो पैसे लूज़ कर रहे होते हैं।
तो बिफोर यू इन्वेस्ट इनटू शेयर मार्केट यू शुड जस्ट गेट योर चार्ट एग्जामिन्ड फॉर द टेम्परामेंट। आपके कितने इमोशन जुड़े रहते हैं जब आप कोई ट्रेड मारते हैं या ट्रेड करते हैं, खास तौर से जो ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स में होते हैं, तो वो कितने आप इमोशनली अटैच रहते हैं उस पैसे के साथ। कहाँ पर आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है कि कितने गए और आप परेशान हो गए कि अब जो फिर अब मैं ये कर दूं और मैं वैसे कर दूं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वरना नुकसान पे नुकसान होगा। ये कुंडली देख के पता चल जाता है बहुत ही आराम से। तो कोई आपके पास आए, कुंडली दिखाए और ये पूछे कि गुरुजी आप बता दें कि हम तो शेयर मार्केट में ट्रेड करें या ना करें, तो वो आप देख के बता देते हैं? अगर कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसको ये बताऊंगा कि भाई तुमको शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहिए, तो वो कौन सी शेयर मार्केट में करना चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए या तुमको शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए या इंट्राडे में जाना चाहिए। नॉर्मली जो लॉन्ग टर्म का तो योग बन जाता है, इन्वेस्टमेंट तो बन जाता है। आपको इंट्राडे में जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो आपको अपने कितने रिजर्व्स के साथ जाना चाहिए। आपको ऑल आउट तो नहीं जाना चाहिए कि पता लगा कि सारा लगा दिया आपने और उसके अंदर चले गए। और कौन कौन से समय पे जाना चाहिए, कब आपको जो है आपके लिए वर्जित है जाना या आपको उसके अंदर बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि आपके ऊपर से कौन कौन सी ट्रांजिट कब हो रही है, ये बहुत रेगुलेट करती है आपके चंद्रमा को कि उसके ऊपर से क्या क्या निकल रहा है इस समय। तो यदि उसको ये समझ में आ जाए तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी कुछ पैसे कमा लेगा, डेरिवेटिव मार्केट में भी कुछ पैसे कमा के ले आएगा, इंट्राडे करता होगा तो वहाँ से भी कुछ पैसे ले आएगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज होती है समझ। वो समझ अगर आपके पास है तो फिर ज्योतिष का सहारा भी ले लो, दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो पैसे भी बन जाएंगे। मैं देखता हूँ कि जिसको समझ नहीं होती वो ज़्यादा कमा लेते हैं। अच्छा, सीरियसली? क्योंकि जिसको समझ होती है वो तो सोचता है कि मेरे पास 3-4 ज्ञान की किताबें मैंने पढ़ ली हैं, हाँ। 2-4 मैंने कोर्सेज पढ़ लिए हैं, कर लिए हैं, हाँ। और मुझसे बड़ा तो अब खिलाड़ी कोई है ही नहीं है। वो तो ऐसे खेलना शुरू करते हैं। और होता यह है कि जो नए नए जाते हैं इस मार्केट के अंदर, हाँ। पहले महीने 2 महीने तो उनको पैसे मिल जाते हैं, पता लगा 10-20-50 लाख रुपए अकाउंट के अंदर आ भी गए। हाँ, और उसके जब वो अनपढ़ है तब जब अनपढ़ जैसे ही वो अपनी ज़्यादा विवेक लगाना शुरू करते हैं तो पता लगा सबका सब जितना कमाया होता है, चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो अपना मूलधन होता है वो भी चला जाता है। लोग घर भी बेच देते हैं ये सोचते हुए कि मैं जो हूँ जितना मैंने गंवाया था उसको मैं रिकवर कर लूँ। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, कहाँ का एग्जाम्पल था वो, देहरादून का एग्जाम्पल था। उसकी शॉप थी और बहुत अच्छी शॉप थी, चाय बेचता था वो, और समझिए कि सुबह से लेकर शाम तक चाय बेचता था और काफ़ी अच्छा धन कमाता था। और एक ऐसी जगह पर शॉप थी जो कि बहुत प्रोमिनेंट जगह थी देहरादून के अंदर। उस व्यक्ति ने शेयर मार्केट का चस्का लग गया। सबसे पहले तो वो छोड़ दिया अपने नौकरों के ऊपर और वहाँ पर लग गया, और वहाँ पर कुछ नुकसान हो गया। कुछ नुकसान हो गया तो जो दोस्त यार होते हैं उनसे कुछ पैसे ले लिए, वो ख़राब कर दिए। फिर उसके बाद उसको लगा कि नहीं अब तो मैं सीख चुका हूँ, तो उसने क्या किया कि अपनी शॉप जो है वो गिरवी रख दी बैंक के अंदर, और उसके बाद उससे खेलना शुरू किया और वो भी समाप्त हो गया। अब वो समाप्त ऐसे हो गया कि उसको वो शॉप अपनी बंद करनी पड़ी, यानी कि जो वो एक उसका बिजनेस चल रहा था, हाँ। वो भी बंद हुआ और बाकी जितना पैसा उसके पास था वो भी समाप्त हो गया। और अभी भी दिमाग में जुनून ये है कि अगर मुझे कोई 1-2 करोड़ रुपए दे दे तो मैं जितना पैसा मैंने 5-7 करोड़ रुपए गंवाया है वो मैं ऐसे कमा लाऊंगा। अभी भी ये जुनून है। मैंने उसको, जब वो मेरे पास आया, मैंने उसको बोला मेरे भैया तुम ना दोबारा से अपना काम शुरू करो, चाय यहाँ नहीं बनाते थे कहीं और बनाओ। तुम्हारे कुंडली के अंदर 1-1.5 साल के बाद फिर से एक पॉजिटिव योग आ रहा है, शनि का ट्रांजिट तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा, तुमको पैसे देना शुरू कर देगा। अरे सर मैंने तो इतना पैसा गंवा चुका हूँ, वहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, मेरी तो 10-15 हज़ार की अगर आप रोज़ की सेल भी कर देंगे तब भी मैं कैसे अपना ब्याज चुकाऊँगा, ये करूँगा। मुझे तो आप बस ये एक उपाय बता दीजिए कि मुझे लोन मिल जाए कहीं से, और मेरे को कोई वो व्यक्ति लोन दे दे और मैं किसी को टोपी पहना दूं या तो मुझे पैसे मिल जाए और मैं फिर से इस काम के अंदर लग जाऊं। और मैंने उसको ये बताया कि तुम्हारी कुंडली में योग नहीं है ये, पर वो मेरी बात नहीं माना। वो समझते हैं ना कि वो नहीं माना, चला गया। अब मुझे ये पता नहीं है क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, बल्कि उसने और पैसे कहीं से लेके गंवा दिए। मुझे ये सीख आपकी बात से ये मिली, मैं चाहती हूँ व्यूवर्स को जो सीख मिली वो भी कमेंट्स में आप लिखें कि पहला तो शेयर मार्केट में काम करते समय अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे तो सब आ गया है, मुझे नुकसान और घाटा हो नहीं सकता। दूसरा, लत नहीं लगानी है
ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट की लत आप लगाइए। मैं हमेशा ये सलाह देती हूँ कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, लेकिन ट्रेडिंग की सट्टा जिसे हम कहते हैं उसकी लत आपको नहीं लगानी है। लेकिन ये कहानी सुन के हो सकता है आपका टेक अवे कुछ और हो, आपने कुछ और सीखा हो, तो मुझे कमेंट करके आप बताइए, आपके ज्ञान से मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। बहुत शानदार ये उदाहरण आपने यहाँ पर दिया है, मैं ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि ड्रीम 11 बंद करना पड़ा, ऐसे बहुत से बेटिंग ऐप बंद करने पड़े। मैं आपको बताऊं विनय जी, मैंने हिमांशु करके एक लड़का है, उसका पॉडकास्ट किया था, उसने 96 लाख रुपए का गबन किया और ये सारे पैसे वो हार गया। इसमें उसने अपने माता पिता के अकाउंट से भी पैसे निकाले, अपनी मौसी के अकाउंट से भी चोरी से पैसे निकाले। राह चलते कोई आदमी मिल गया, टेक्निकली बढ़िया स्ट्रांग था वो लड़का, उसके अकाउंट से पैसे निकाले और इतने शानदार तरीके से गबन उसने किया। ये सारे पैसे वो सीधा बेटिंग ऐप में डालता था, उसके फ़ोन में डाउनलोड करता था ऐप, फिर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालता था, फिर उसके अकाउंट से पैसा उस बेटिंग ऐप में डालता था, फिर लॉग आउट कर देता था और कोई पुलिस कंप्लेंट कभी नहीं कर पाया। और आज वो दर दर भटक रहा है, रो रहा है, ये उसकी स्थिति है। तो आपकी बात मुझे लगता है ज्योतिषीय सलाह से अलग हटके एक मार्गदर्शन का काम भी मेरे व्यूअर्स के लिए जरूर करेगी। ये हमने शेयर मार्केट की भी पूरी चर्चा कर ली। अब मैं चाहती हूँ हम थोड़ा राशिफल पर आएँ, लेकिन उसके पहले एक चीज़ मैं ये जान लूँ, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं विनय जी जिनके पास उनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम दोनों ही नहीं है। ऐसे मेरे बहुत से जानने वाले मित्र हैं जिनकी मम्मियाँ उनको बताती हैं कि बेटा तुम तो नवरात्र में कभी तो पैदा हुए थे, ये वाला महीना चल रहा था, ऐसा मौसम था, ये था वो था। ऐसे बहुत से लोग हैं, और क्योंकि हम राशिफल के ऊपर आ रहे हैं तो उन्हें तो ये मालूम होगा नहीं कि उनकी राशि कौन सी है। तो पहला तो मुझे आप ये बता दें कि ऐसे लोग जिनके पास उनका करेक्ट डेट ऑफ बर्थ तक नहीं है, फिर टाइम की तो मैं बात ही क्या करूँ, उनके जीवन में भी समस्या तो है। डेट ऑफ बर्थ भले नहीं है पर समस्या तो है। वो आपके पास आएंगे तो आप क्या निराकरण करेंगे? उनको मेरे पास कुछ समय लेके आना पड़ेगा और कुछ ज़्यादा देर बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा उनके जीवन के बारे में। और जब मैं उनसे क्वेश्चंस पूछूंगा तो मुझे उनके ग्रहों की प्लेसमेंट्स के बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा। और वो क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि 25, 30, 50, 60 क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिससे कि बहुत सारी बातें जो हैं वो मुझे अपनी बताएंगे जो कि भूतकाल में निकली हैं, गुजरी हैं, उससे उनकी कुंडली बन जाती है। लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये तो तब है जब उसको कुछ नहीं पता कि कौन सा महीना था, कौन सा दिन था और कब था, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दिन पता होता है, समय का ज्ञान नहीं होता है, तो वो भी कुछ कम क्वेश्चंस के अंदर समय पता लग जाता है। अगर कुछ मिनटों का फ़र्क है तो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन्हें तो ये पता ही है कि अगर हमारे कुछ मिनटों से भी हॉरोस्कोप इधर से उधर हो जाए तो हमारे जो डिविजनल चार्ट्स हैं वो सारे के सारे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। यानी कि D60 चार्ट जो है 50 सेकंड के अंदर ही चेंज हो जाता है। तो अगर जैसे मैं D60 चार्ट के ऊपर बहुत केंद्रीकरण रहता है मेरा कि मैं उसको बिना देखे अपनी भविष्यवाणी करता नहीं हूँ, तो मुझे तो आपका बर्थ टाइम 50 सेकंड्स तक एक्यूरेट चाहिए, तभी जो है वो प्रेडिक्शन होगी, अन्यथा प्रेडिक्शन हो नहीं पाएगी। तो इतना एक्यूरेट करने के लिए मेरे साथ बैठना पड़ेगा और मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता रहूँगा, उसका आप जवाब देंगे और उसके बाद आपका जो है पूरा डेट ऑफ बर्थ निकल के आएगा और फिर एक पूरा चार्ट बन जाता है और उसके बाद जो भविष्यवाणी है वो तो हो ही जाएगी। नहीं, मेरा व्यूवर तो इतना समय लेके आ जाएगा आपके पास कि आप 50-60 सवाल पूछे तो वो जवाब दे दें। आपके पास इतना समय रहेगा? आप बैठ लेंगे इतना घंटे? जब वो मेरे पास इसी प्रयोजन से आएगा तो जरूर मैं बैठूंगा उसके साथ। क्योंकि हमें बड़े महीने बाद मिला है आपका समय दोबारा से। नहीं, ऐसा नहीं है, वो जब आएगा और पूछ के आएगा तो मैं जरूर बैठूंगा, क्योंकि मैं ऐसे सेशंस करता रहता हूँ। ठीक है, चलो तो ये तसल्ली तो हो गई हमें कि आप इतना समय दे देंगे अगर कोई लेके आए समय। ठीक है, अब हम फिर राशिफल में बढ़े आगे। बिल्कुल बढ़िया, 12 राशियां हैं, इंतजार कर रहे होंगे मेरे व्यूवर। तो कुछ मुझे ऐसा भी आपने बताया कि आपने कुछ अलग ढंग से राशिफल तैयार किया, ये अलग ढंग क्या होता है? देखिए, राशिफल तो हम तैयार करते ही आए हैं, मतलब 2500-300 साल हो गए राशिफल बनाते हुए, और अपने YouTube चैनल पे भी बताता हूँ मैं, और जो मुझे बुलाता है उसको भी बताता हूँ। लेकिन मैंने इस बार जो है राशिफल ऐसा बनाने की चेष्टा की है जिससे कि मैं सबको कुछ एक वर्ड दे पाऊँ कि तुम्हारा साल ये है। जैसे आपने कहा ना, सूर्य का महीना है, सूर्य का साल है, या फिर मंगल का साल है। मैंने एक एक वर्ड जो है हर एक राशि के लिए बनाया है कि तुम्हारे लिए ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। और यदि उस राशि वाले को अपना वर्ड पता लग जाए, हाँ, तो वो उसी प्रकार से अपने पूरे के पूरे साल को नियोजित कर सकता है और उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है। तो आप चाहें तो मैं
किसी किसी राशि का बताऊं ताकि उनको जिज्ञासा जिन्हें हम हो। सीरियल वाइज चलेंगे मेष से। और ऐसे ये वन लाइनर और एक शब्द वाले जो जवाब हैं, ये तो जब मैं किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करती हूँ तो उनसे पूछती हूँ कि जी मैं एक नेता का नाम लूंगी, फिर आपके मन में जो शब्द आए वो आप बताइए, तो ये तो रैपिड फायर हो जाता है। तो मेष राशि के साथ शुरुआत तो करते हैं। देखिए मेष राशि, अब पहली बात तो ये लोग आपके समझने चाहिए कि राशि का क्या मतलब होता है, क्योंकि बहुत बार जो है वो सनशाइन के हिसाब से समझते हैं कि इस महीने हम पैदा हुए थे तो हम मेष राशि के हो गए या हम इस सान के हो गए। नाम वो राशि भी लोग मान नाम लेते हैं। राशि मानते हैं। तो सबसे पहले तो यदि आपको अपनी राशि नहीं पता तो बहुत सिंपल सी बात है कि मेरे ऐप पे चले जाएं या मेरी वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालें, टाइम डालें, प्लेस डालें और तुरंत राशि बाहर निकल के आएगी कि आपकी राशि है क्या। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, राशि तो वो हो गया, यानी कि जिस महीने में जिस दिन में आप पैदा हुए थे चंद्रमा जौन सी राशि में है वो आपकी राशि होती है, यदि पता ना हो तो। लेकिन अगर बिल्कुल पता नहीं है तो मेरी वेबसाइट से पता लग जाएगा। तो राशि vinayBajrangi.com, तो इस पे जाएंगे तो जो है पता लग जाएगा। तो भाई थोड़ा सा अलग तरीके का राशिफल है, इसको समझने की कोशिश करना। तो स्टार्ट करता हूँ मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए जो मैंने वर्ड डिवाइस किया है, कॉइन किया है, वो रन है, RUN, रन है। आपके लिए भागना है इस साल। R का मतलब होता है राइज, यानी कि उठो। U का मतलब होता है अनलिश, यानी अपनी सारी की सारी पावर को अनलिश करो, निकालो बाहर। और N का मतलब होता है नेविगेट। अगर R और U को कर लिया तो पूरा साल बहुत अच्छी तरीके से नेविगेट हो जाएगा आपका। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी नाइस ईयर फॉर the Aries moon sign for that matter. खुश हो गए होंगे मेष राशि वाले। सब तो कह रहे हैं कि जिस शनि की 7.5 चल रही है तुम सचेत हो जाओ, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा, ये रहेगा वो रहेगा। पर मुझे लगता है खुश है, और मेष राशि वाले बताएंगे भी कमेंट्स देखिए करके। मैं एक नेगेटिव एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, और कभी भी कोई नेगेटिविटी होती है तो उसका एक काउंटर पार्ट होता है पॉजिटिविटी का, हमेशा होता है। तो यू हैव टू सर्च द पॉजिटिविटी, देन ओनली यू कैन लिव इन दिस अर्थ। तो अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है तो ये सब कहते हैं ये परेशानी होगी, वो परेशानी होगी। अरे वो कुछ सिखाने आई है भाई, आपको सीख तो लो। सीखोगे नहीं तो आगे उसको आप उपयोग में कैसे लेकर आओगे। तो सीखना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, कभी स्वास्थ्य के ऊपर आ जाती है तो आपको ये भी समझना चाहिए कि स्वास्थ्य से कैसे बाहर निकलना है, स्वास्थ्य को कैसे ठीक करना है। तो मेष राशि वालों के लिए रन है, और वृषभ राशि वालों के लिए है ओन है, OWN, यानी कि स्वामित्व लो चीज़ों का। O का मतलब है ऑब्जर्व करो, वर्क करो, W का मतलब है वर्क करो, और N का मतलब है नर्चर करो, यानी कि जो जो चीज़ें मिल रही हैं उसको नर्चर करना शुरू करो। तो आपके लिए भी कोई नेगेटिव साल नहीं है। यदि आपने ओनरशिप लेनी शुरू कर दी वृषभ राशि वालों के लिए, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा साल बीत जाएगा। उम्मीद मैं यही करती हूँ, शुभकामना भी आपको देती हूँ कि ऐसे ही हो, बहुत अच्छा साल आपका बीते। अब मिथुन राशि। मिथुन राशि का वर्ड है फ्लाई, FLY, उड़ो। F का मतलब फोकस करो, L का मतलब लर्न करो, लर्निंग का साल है आपका ये, और Y का मतलब ईल्ड करो, यानी कि जो आपने सीखा है उसकी आपको बहुत अच्छी ईल्ड मिलेगी, यानी कि पैदावार मिलेगी। तो दैट फॉर यू इज गोइंग टू बी नाइस। अगर आपने फोकस कर लिया तो और लर्न कर लिया तो ईल्ड बहुत अच्छी होने वाली है। तो दैट इज गोइंग टू बी अ नाइस ईयर फॉर यू इफ यू फोकस ऑन फ्लाई। उम्मीद मैं कर रही हूँ कि तो पता ही चल रहा है आपको क्या करना है। मैं तो अब क्या ही बोलूँ, कुछ बचा पहली नहीं बात तो ये है कि क्या आपने ऐसा राशिफल पहले सुना है? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम ही सुन रही हूँ। हाँ, कर्क राशि। लेकिन ये अलग तरह का राशिफल है, आपको पसंद आया है और मेहनत की है बाकायदा। मतलब ये शब्द निकालना, उसके मायने समझाना, इसके पीछे अथक प्रयास है, मेहनत है, नई चीज है, इनोवेशन भी आप कह सकते हैं। तो प्लीज इसके लिए लाइक तो बनता ही है। आप विनय जी के लिए मैं चाहती हूँ कॉमेंट में कुछ लिखें भी अच्छा, और लाइक करें जी। कर्क राशि। कर्क राशि है सी, देखना, SEEC। एस का मतलब सेंस करना पड़ेगा। आपको लोग धोखा दे सकते हैं। सेंस करने के बाद आपको क्या एम्ब्रेस करना है, यानी कि अपना उसको बनाना है, और किसको छोड़ना है ये करना पड़ेगा। और फिर इवॉल्व करना पड़ेगा। इवॉल्व का मतलब समझते हैं कि रिलेशनशिप से भी बाहर निकलना होगा, किसी रिलेशनशिप के अंदर जाना होगा, तो यू हैव टू इवॉल्व योर सेल्फ आउट। तो आपके लिए सी है कि आपको हर काम जो है वो देख समझ कर, सोच समझ के करना है। फर्स्ट यू हैव टू सेंस, आपको सेंस की पावर आनी चाहिए, एम्ब्रेस होना चाहिए, इवॉल्व कर जाएंगे आप तो साल आपके लिए अच्छा हो जाएगा। शुभकामना कर्क राशि वालों को भी। अब सिंह राशि। अब सिंह राशि वालों के लिए विन,
WIN, विन। आपको काम करना है, वर्क, वर्क, और फिर आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगी, लेकिन आपको इंस्पायर करना है लोगों को, आप इंस्पायर करेंगे, और फिर जो जो आपने इंस्पायर किया है या आपको जो इंस्पिरेशन मिली है उसको आप नर्चर करेंगे। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट 3 वर्डर काम है, क्योंकि बिकॉज इसका मतलब ही ये है कि इवेंचुअली जब आप अपने पूरे साल को देखेंगे सन 2026 के अंत में आते आते, तो आप देखेंगे वास्तव में ये विन हो गया है आपके लिए। यू हैव बिकम अ विनर। जितने आप थे उससे अपने आप को 25% ज़्यादा पाएंगे साल के अंत में। क्या बात है। हालांकि आपने जैसे ही विन बोला तो मुझे तो लगा ये जीत जाएंगे, फिर आपने बड़ा सारा काम गिना दिया कि तुम्हें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और शनि वालों, अरे ये सिंह राशि वालों के लिए भी यही है। ज्यादातर ज्योतिषी कहते हैं कि तुम्हारी ढैया चल रही है, अष्टम ढैया चल रही है। हाँ, तो भाई वो नहीं है, जीतने वाले हो। 26 खत्म होते होते देखो यार, सब तो आपको कह रहे हैं कि अष्टम ढैया चल रही है, मैं कह रहा हूँ तुम जीत जाओगे, तो फर्क है ना बात। ठीक बात है। अब कन्या राशि, अब कन्या राशि करते हैं। कन्या राशि आपको फिक्स करना पड़ेगा। आपके लिए फिक्स मूल मंत्र है, FIX, फिक्स। फोकस करो, इंप्रूव करो और फिर एग्जीक्यूट करो, क्योंकि आपकी इंप्रूवमेंट की स्किल्स की ज़रूरत है। अगर आपने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया तो फिर आपका जो काम है वो हल्का हो जाएगा। तो यू हैव टू फर्स्ट फोकस एंड देन इंप्रूव ऑन इट एंड देन एग्जीक्यूट। यानी कि अगर अपस्किलिंग करनी हो अपनी इस साल तो ज़रूर कर लेना। कहीं कुछ पढ़ने का, कुछ अनुभव का मौका मिले तो ज़रूर ले लेना, क्योंकि वो आपको फिर इम्प्रूव करने का एक देगा मौका, और फिर आप उससे एग्जीक्यूट करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। शानदार। हालांकि पढ़ाई का तो ज़माना ही चला गया है, सब वीडियो में ही समझ रहे हैं, लेकिन पढ़ने का फिर भी मौका मिले पढ़ने तो का पढ़ लेना। पढ़ने का मतलब ये है, अपस्किलिंग तो बहुत तरीके से होती है, तो हाँ। करना शुरू करें। ठीक है, मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं, इसका मतलब चोर रास्ता मिल गया मुझे। एस्ट्रोलॉजिकल कोर्स और मैंने चालू किए हुए हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो तो। ठीक बात है। अब तुला राशि पे आगे जाते हैं। तुला राशि वालों के लिए है टाई, बांधना, TIE इज टाई, यानी कि ट्रस्ट नहीं कर रहे हो भाई, इस बार आपको ट्रस्ट करना है, नंबर 1। फिर आपको अपने सारे के सारे ख्यालों को इंटीग्रेट करना है, यानी कि बांधना है सारे के सारे ख्यालों को, और फिर सबको समान नज़र से देखना है, इक्वलाइज करना है आपको। आप जो हैं इस साल किसी को किसी दृष्टि से, किसी को किसी दृष्टि से देखने के कारण बड़ी परेशानी के अंदर फंस सकते हैं फाइनेंशियली। तो आपके लिए जो मूल मंत्र है वो टाई है, यानी कि बांधना है अपने आप को। यदि आपने बांध लिया तो आपके लिए साल जो है वो अच्छा हो जाएगा। तुला राशि वालों, कितने लोगों को टाई बांधने आती है? पहले तो मुझे वो कमेंट करके बताओ। बड़ा ट्रिकी काम ये है, मैं तो आज तक नहीं सीख पाई हूँ सर। किसको किसको आता है मुझे जानना है, मुझे फटाफट से बताओ। अब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है डिग, खोदना, DIG, डिग। डी यानी कि आपको डिस्कवर करनी है कुछ चीज़ें इस बार। आप स्कॉर्पियो हो, डिस्कवर तो कर लोगे। फिर आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपना आपको मूल्यांकन करना है कि क्या क्या चीज़ें आपको और देखनी है, समझनी है, क्योंकि आपका जो टाइम था मज़े का वो पिछले साल था, इस साल थोड़ा सा हल्का हो गया है। तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या चीज़ आपने खोई थी उसको कैसे कम करना है, और क्या चीज़ पाई थी उसको कैसे आपको उठाना है, और फिर आप ग्रो कर जाएंगे। तो आपके लिए पहले 6 महीने जून के एंड तक, जुलाई के 15 तारीख तक जो है वो D और I काम करेगा, और फिर उसके बाद G काम करना शुरू कर देगा, डिग हो जाएगा सारा का सारा। शानदार। अब अगली राशि धनु है। ये मुझे पहले ही पता है, आप बताएं, क्योंकि धनु की भी ढैया चल रही है, लेकिन आप कुछ पॉजिटिव ही बताने वाले हैं, ये मैं समझ चुकी हूँ। हाँ। तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, हमने पॉजिटिव बोला है तो। जी। तो धनु के लिए एम है, AIM, एम। यू हैव टू एस्पायर, बड़ा सोचो, ऊंचा निशाना लगाओ भाई, सबसे पहली बात यह है। फिर इंस्पायर, यानी कि अपनी आस्था से दूसरों को उठाओ, यानी कि अपने साथ साथ औरों को भी उठाओ। और फिर मैनिफेस्ट करो, एम का एम, विचारों को वास्तविकता में कन्वर्ट करो। चाहे ढैया चल रही हो, चाहे कुछ भी चल रही हो, यू कैन रियली डू इट। और मेरा वो वाला वीडियो देखो जिसके अंदर मैंने बताया है कि जब शनि की चतुर्थ ढैया चल रही हो या फिर अष्टम ढैया चल रही हो तो उससे बेनिफिट कैसे लिया जाता है, उससे भी हम बेनिफिट ले सकते हैं। चिंता करने का विषय ये बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ठीक है।
तो आगे चलें, हाँ। लेट अस गो टू मकर, एंड मकर यानी कि कैप्रिकॉन। तो इसके लिए सेट बनाया है मैंने, SET, सेट। एस फॉर स्ट्रक्चर, यानी कि जीवन में स्पष्ट दिशा आपको ढूंढनी पड़ेगी और आपके अंदर अनुशासन इस साल कम रहने वाला है, अपने आप को अनुशासित करना होगा। तभी मैंने कहा कि अपने को स्ट्रक्चरी मजबूत करना शुरू करो। फिर एंड्योर करो, यानी कि जो शुरू किया है उसको पूरा करो, बीच में छोड़ने की बड़ी सारी समस्या है, उसको इस बार बीच में नहीं छोड़ना। और फिर थ्राइव करना है, जब ये दो काम कर लिए तो थ्राइव ज़रूर होगा, यानी कि स्थिरता से आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि मनूवर नहीं करना अपने आप को, एक जो आपने गोल साध लिया है उसको पूरा करना है। तो यदि ये कर लिया तो कैप्रिकॉन के लिए थम्स अप ही है। मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं, आप कर लो और थम्स अप ही रहे आगे भी। अब 2 राशि बची है, कुंभ राशि बची है। कुंभ राशि को तो एक्ट करना है, ACT, एक्ट करना है। आपकी कुंभ राशि है क्या? नाम से भी और जन्म से भी जी। तो सबसे पहले अवेकन, अपने भीतर के सुधारक को जगाओ। यू विल हैव टू रियली इम्प्रोवाइज ऑन योरसेल्फ। सबसे पहले तो ये है। आप क्रिएटिव लाइन में हैं तो क्रिएटिविटी आपको बढ़ानी होगी, नई सोच, नया सिस्टम, कुछ बदलाव ये लाने होंगे। एंड देन T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, पुराना तोड़ो, नया बनाओ। इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस पाथ देन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली नाइस फॉर यू। तो मुझे लगता है कि चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल कर लूंगी सर। मैं रोज एक रील बनाऊंगी, उसमें ट्रांसफॉर्मिंग वीडियो रहेगा, वो ट्रांजिशन आएगा ऐसे से ऐसे, ये वाला मैं तो मुझको टैग कर दिया करिएगा। ठीक है, डन। अब अंतिम राशि हमारी बची हुई है अब और वो है Pisces, मीन राशि। हाँ। तो LET, लेट है। लेट में L, लिसन, सुनो भाई, सुनते नहीं हो। अंतर्ज्ञान का सुनना है, अंतर्ज्ञान को सुनो, मेरे वीडियोस देखो। नाइस। E, एंड, जो पुराना है उसको छोड़ दो, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब वो नहीं आने वाला। बहुत बार क्या होता है कि हम जो है छोड़ते नहीं है चीज़ों को, हम उसको पकड़े रहते हैं। और T फॉर ट्रस्ट, ट्रस्ट लेकर आओ। जीवन को आप थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलो, और जो काम कर रहे हो उसके ऊपर आपको उम्मीद होनी चाहिए कि मेरा काम अच्छा होगा। तो अगर आपने लेट कर दिया इस बार तो निश्चित तौर से आपके लिए बहुत अच्छा साल हो जाएगा। तो ये मीन राशि की कथा है। लेकिन ये 12 राशियों का फल सुनने के बाद आपको लेट गो नहीं करना है, आपको लाइक करना है, क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ ये इस तरह का राशिफल मेरे लिए बहुत नया है, आपके लिए भी डेफिनेटली नया होगा। तो कम से कम ये जो मेहनत है उसके लिए आपको एक लाइक करना है और मुझे कॉमेंट करके जरूर आपको बताना कि आपको ये राशिफल कैसा लगा। मुझे आप ये बताएं सर कि ये जब नए तरीके का आप राशिफल बनाते हैं, ट्रेडिशनल जो है उससे हट के, तो लोग एक्सेप्ट करेंगे ऐसा लगता है? लोग सुनने के आदी हैं, आर्थिक स्थिति ऐसी रहेगी, स्वास्थ्य ऐसा रहेगा, पार्टनर के साथ ऐसा रहेगा, व्यवसाय ऐसा रहेगा। मैंने ना अपना भी राशिफल देखा है। अच्छा। सबसे पहले मैंने अपना देखा था, अपना बनाया था कि मेरे से लोग क्या अपेक्षाएं करते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि व्यक्ति वही सुनने का आदी होता है। आपको यदि दाल मखनी पसंद है और आपको एक पर्टिकुलर तरीके की सब्जी पसंद है तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, वो ले आओ, वो ले आओ। नई चीज़ आप ट्राई कम करते हो क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा मेरे शाम खराब हो जाए, मैं बड़ी मुश्किल से तो निकलती हूँ और उसके बाद मैं ये उल्टा सीधा खा लूँ और फिर मैं परेशान हो जाऊँ। लेकिन बात यह है कि राशिफल का मतलब हम समझते नहीं हैं। राशिफल का मतलब ये होता है कि मैं आपको नेगेटिव गिना रहा हूँ, क्यों गिना रहा हूँ, इसको पॉजिटिव कैसे करना है, ये गिनाना है ना। हॉरोस्कोप को लोग समझते कम हैं और उसको ना एक ऐसा टूल मारते हैं कि ये तो सब लिखा हुआ है तो ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान ने बोला ये कष्ट है, ये परेशानियां हैं, अब तुमको इसके बियॉन्ड देखना है, इसके बियॉन्ड जाना है, तो मतलब अपने आप को आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो दैट इज अ हॉरोस्कोप फॉर ट्रांसफॉर्मेशन कि मुझे बदलना क्या है। अगर नहीं बदला तो वैसा ही होगा जैसा कि कोई भी पंडित जी कह रहे हैं। लेकिन हमारा काम तो ये है, हम इवॉल्व हो रहे हैं ना। हमारा काम तो ये है कि अगर कहा कि ये दिक्कत है तो उससे पार कैसे जाना है। मुझे मान लीजिए कि सपना है कि मैं मल्टी मिलियनर बन जाऊं, कुंडली कहती है कि नहीं बनोगे, दरिद्र योग है। तो अब इसका नेक्स्ट उपाय क्या है? बात उपाय वो नहीं है कि मैंने जाकर के 1 घंटा घड़ियाल बजा लिया। बात यह है कि मुझे अपने कर्मास के अंदर क्या चेंजेस लेकर आने हैं। तो ये जो मैंने बनाया है हॉरोस्कोप, ये
कर्मास का मॉडिफिकेशन है। मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें किसको कहाँ कहाँ रोक रही हैं उस साल के अंदर। ये मैंने जो बनाया है कि ये तुम ये काम करो तो तुम्हारे लिए ये एक अच्छा साल हो जाएगा। ये नहीं है कि पता लगा कि मेष राशि वालों के लिए और मीन राशि वालों के लिए हल्का साल रहेगा और उसके लिए हल्का साल रहेगा, ऐसा नहीं है। साल सबके लिए अच्छे हो सकते हैं, बस आपको उसके प्रकार से एक्ट करना है कि किस प्रकार से आपको करना है। ये आपने बनाया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कैसे करने हैं वो बता दिया गया है, फिर फल की चिंता मत करो, वो अपने आप मिल जाएगा। अब लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं आपको सर, वो ट्रेडिशनल वाले के ऊपर तो मैं आपको लेके आऊंगी, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना वो उपाय जरूर जानना चाहते हैं। अब ये नए किस्म का राशिफल है तो नए किस्म का उपाय तो हमें फिर मिला नहीं कुछ, और वो मैं लेके रहूंगी आप लोगों के लिए। तो आप मुझे ये बताएं, क्योंकि 12 राशि तो हो गई, तो कस्टमाइज्ड वाला उपाय तो अब मैं ले नहीं सकती, बीत गई। अब आगे आप मुझे बताएं कि कोई एक ऐसा जेनेरिक उपाय है कि जिससे अगर किसी को कोई कष्ट, बाधा, तकलीफ है तो वो दूर हो सके। बिल्कुल है, और उसके अंदर बजरंगी जी काम आते हैं, हनुमान जी काम आते हैं। हाँ। तो हनुमान जी की आराधना करना बड़ा ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वही एक ऐसे कैरेक्टर हैं, ऐसे भगवान हैं जिन्होंने बिना किसी पर्सनल लाभ के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, पूरा का पूरा। और मज़े की बात यह है कि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि आपकी कुंडली का हर एक भाव हनुमान जी से जुड़ा हुआ है, हर एक भाव। आप कोई जेनेरिक उपाय करना चाहता है ना, हनुमान जी का कोई भी उपाय कर ले। क्यों? क्योंकि आप चाहे मीन राशि के हों, मीन राशि का मतलब कंट्रोल बाय बृहस्पति यानी कि भगवान विष्णु अनुज हो जाते हैं, वो हनुमान जी अनुज हो जाते हैं उनके। चाहे आप किसी को भी ले लीजिए तो आपका हनुमान जी से कनेक्शन बन जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हनुमान जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपके अंदर आता है कॉन्फिडेंस, उसके अंदर लड़ने की क्षमता डेवलप होती है। कहीं पर आप अपने आप को बोझिल महसूस कर रहे हो, वो होता है। अब ये लोग पूछते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। आप कुछ भी उपाय कीजिए, 5-10 मिनट सुबह जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ ही कर लीजिए। हाँ। आप कुछ नहीं तो आप जो है मंगल ग्रह का मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। आप शाम को भोजन करने से पहले, सुबह समय नहीं मिलता कोई बात नहीं, शाम को भोजन करने से पहले हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। शनिवार को कुछ ज़्यादा समय है तो शनिवार को या मंगलवार को आप जो है सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। लेकिन पाठ करते हुए हनुमान जी की सारी के सारी चीज़ों को जो आप पढ़ रहे हैं उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए। सनातन हम मूर्ति पूजक माने जाते हैं ना। मूर्ति पूजा का मतलब होता है कि हम चित्र को देखते हैं और चरित्र को उतारने की कोशिश करते हैं। सिर्फ जाकर हम चित्र की पूजा नहीं करते, हम चरित्र को उतारने की कोशिश करते हैं। तो यदि आपने अपने अंदर किसी एक परसेंटेज के को हनुमान जी को अपने उतार लिया तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो गया। तो एक जेनरिक उपाय है कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। हाँ। कैसे करनी है वो आप मुझे अनुमति देंगी तो कोई लोग पूछेगा कि मेरी राशि ये है तो मैं उसको नीचे लिख दूंगा कमेंट में, तुम ऐसे उपाय किया करो। आप लिखेंगे? मैं लिख दूंगा। बचत ले लिया मैंने। आप ना लिख पाए तो टीम को लगा दीजिएगा। मैं टीम को नहीं लिखूंगा, मैं बेसिकली उसको जो उपाय लिखूंगा उसको पिन कर दूंगा और कहूंगा कि ये हमारे उपाय हैं और इसको ऐसे कर लो। मेष राशि का ये है, वृषभ का ये है, मिथुन का ये है, कर्क सिंह, सबका लिख दूंगा मैं उसके अंदर। और वो जो है वो अपने उपाय कर सकते हैं, लेकिन होंगे सारे हनुमान जी के ही उपाय कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, उनके पास जाओ, उनसे पूछो तुम्हारे क्या हालचाल है। हनुमान जी से पूछो कोई जाकर कि कैसे हो भाई। सही बात है। तो जथा नाम तथा काम, अपने नाम के अनुरूप ही आप लोगों को बताने वाले हैं कि उनके उपाय क्या रहेंगे। और वो कहते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो जिसको बल मिल गया, बुद्धि मिल गई, विद्या मिल गई और कलेश विकार जिसके हर लिए हनुमान जी ने, फिर उसको कहीं किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लक्ष्मी जी की शरण में तो जाने की जरूरत है। ये हनुमान जी के उपाय से क्या लक्ष्मी प्राप्ति भी हो जाएगी, ये जाते जाते आखिर में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सबसे बड़ा दुख कलयुग का अगर कोई है तो वो है दरिद्रता, वो है पैसों की कमी, और जितना मिल जाए उतना कम है, ये भूख हर किसी के अंदर है। तो 26 में अगर कुछ उसका भी मंत्र हमें मिल जाता, नहीं भी अगर है तो आप वो भी साफ साफ हमें बताएं कैसे। नहीं, देखिए लक्ष्मी ऐसे तो आती नहीं है। हनुमान जी की पूजा से आ सकती है। वो क्यों आ सकती हैं? मैंने बताया था कि हर भाव के अंदर हनुमान जी छुपे हुए हैं। लक्ष्मी जी किसकी बाहर हैं? विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान जी कौन है? श्री राम है। राम के सबसे परम सेवक कौन है?
वो हनुमान जी हैं, यानी कि आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी। ये बहुत सिंपल सी थियोलॉजी है, ये समझना चाहिए कि पूरा का पूरा इंटरकनेक्शन है। आप किसी भी भगवान को देके चलिए, आप जो है हनुमान जी की पूजा कीजिए, आप उनको पा जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी जी के लिए चाहिए डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। और डिसिप्लिन के बाद छल कपट नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि छोटी छोटी बातों पे छल करते हैं, कपट करते हैं पैसे आने के बाद। यदि वो चीज़ है तो लक्ष्मी जी आने के बाद भी रूठ जाती हैं, चली जाती हैं। तो सनातनी परंपरा अपनानी चाहिए और प्रेम करना चाहिए और छल कपट नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी का योग यदि प्रबल नहीं भी है कुंडली में, तब भी वो प्रबल हो जाता है। हनुमान जी जाकर बहुत ज़्यादा सिफारिश करते हैं सबकी कि मैडम आप तो यहाँ जाइए ही जाइए। शानदार। अष्टनिधि नवनिधि के दाता, जी, जी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो 9 निधियां अगर आपके पास आ गई तो वो सीधा सीधा लक्ष्मी जी आपके पास आ गई। जी। थैंक यू सो मच सर। 2026 कैसा जाएगा, लोगों को कैसे रहना है, उनको किस तरह की प्लानिंग करनी है, और भारत देश दुनिया, मुझे लगता नहीं है कुछ भी कवर करने से हमारा बचा रह गया है। 26 बड़ा लंबा है, 12 महीने है। कोई सवाल अगर आपके हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख लीजिए। अगली बार अगर मिलना होगा तो हम पूछ लेंगे। बाकी आपके लिए तो सर अवेलेबल है ही, हमारे लिए है या नहीं, हम गुजारिश करेंगे अगली बार के लिए। बट थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार।